डॉक्टर रश्मि शेट्टी, इंडिया की टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट यानी बॉलीवुड की सेवियर का स्वागत है। ये एक्टर्स की स्किन पर पिंपल्स दिखते क्यों नहीं? जेनेटिकली उनका मैंने सुना है कि कुछ ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पिंपल भी छोटा हो सकता है। यस मैं पहला सोचती हूँ कितना पिंपल है जो ऐसा उठ के है, तो मैं उसके अंदर एक छोटा सा इंजेक्शन देती हूँ। एक्ने फाइटिंग फेस वॉशेस एक्चुअली एक्ने के लिए अच्छे नहीं होते। अच्छे होते हैं लेकिन एक चीज स्किन पर बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। लोग जाके आते हो मुझे पिंपल आ गया, मैं टूथपेस्ट डाल दिया और मैंने नींबू डाल दिया। नो, पिंपल्स कैसे हो सकता है? बॉडी की हीट बढ़ रही है, वही एक कारण बन जाता है आपका पिंपल होने का। मेरा लॉजिक ये था कि वैसे भी चेहरे पर ऑयल ज्यादा होगा तो मैं ऑयल क्यों डालूं? नहीं, मेरा स्किन को लगता है ओ माय गॉड ये बहुत ड्राई है और मेरा जो ऑयल ग्लैंड्स है और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगी। आई फील कि जब मैंने रेगुलर तेल मालिश की आदत स्टार्ट करी मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले। हमारा ये है बचपन से कि नहाने से पिछला दिन तेल लगाओ, राइट? वो नहीं करना चाहिए क्योंकि स्कैल्प आपके चेहरे के स्किन से रिलेटेड है। बहुत स्कैल्प साफ रखेंगे तो ही स्किन साफ रहेगा। और बाल रोज धोने से बाल नहीं झड़ते हैं। मान लो अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है, हफ्ते में एक बार एटलीस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि डैंड्रफ एक ईस्ट है, तो प्लीज जब भी डैंड्रफ है और एंटी डैंड्रफ शैम्पू डॉक्टर ने दिया है या आपने खुद खरीदा है, सोचो उसको रोज यूज करना। रोज? जो आपके क्लाइंट्स हैं, एज क्या है रफली? सब आने लगे, बट मुझे जरा बुरा लगता है जब भी एकदम छोटे बच्चे आ जाते हैं। कल एक लड़की आई थी, मेरा ताइस के बीच में काला है और शी वाज 7 year old। जनरली इंटरनेट पर नैरेटिव ये है कि बंदों को अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाने हैं। बहुत सारा लोग विच इज वेरी सैड ग्रोथ हार्मोन्स लेने लगे हैं। स्टेरॉइड्स बहुत ही डेंजरस है। स्मोकिंग के बारे में बात करते थोड़ा। स्किन कितनी अफेक्ट होती होगी? एजिंग तो फॉर श्योर अफेक्ट हो रही है। आपको अगर चाहिए तो एक ग्लास वाइन पी लो, बट एक सिगरेट मत छूना। इट्स दैट बैड। दोस्तों, पिंपल्स और एक्ने ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली भारत में। हमारी स्किन की जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम सारों को या तो पिंपल्स हो चुके हैं या तो पिंपल्स हो रहे हैं। पर हमारे देश के एक टॉप डर्मैट की बातें सुनो। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे फेवरेट डर्मैट मानी जाती है। इनका नाम है डॉक्टर रश्मि शेट्टी। पर मैंने सोचा कि यार फैमिली के साथ बैठकर ये वाला पॉडकास्ट देखिए, स्पेशली अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी स्किन को भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अगर आपको भी पिंपल्स हो रहे हैं। पहले तो टेंशन मत लो यार, साइंस ना बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। आपको बस जानकारी की, नॉलेज की थोड़ी सी जरूरत है। टेंशन मत लो, पिंपल्स बहुत नॉर्मल होते हैं। आराम से बैठकर इस पॉडकास्ट से नॉलेज प्राप्त कीजिए। आई एम श्योर कि इसी पॉडकास्ट को सुनकर ना आपकी स्किन की क्वालिटी बढ़ेगी। डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को अच्छे से बैठकर सुनिए, अब्जॉर्ब कीजिए, टेंशन बिना। आपकी स्किन इंप्रूव होगी इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। मुंबई की टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट यानी लाइकली इंडिया की टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट यानी बॉलीवुड की सेवियर डॉक्टर रश्मि शेट्टी का स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। इस पिंपल स्पेशल ऑफ टीआरएस पे। ये भारत का ही नहीं पर शायद पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा स्किन प्रॉब्लम है। और इसी एपिसोड की शुरुआत में मैं कुछ कहना चाहूंगा, फिर आप रिस्पॉन्स में भी कुछ कह सकते हो डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से। मेरे अकॉर्डिंग पिंपल्स आज के ज़माने में बहुत एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं इसे लेकर, लोग इनसिक्योर होते हैं खुद के स्किन को लेकर। पर इतने सारे लोगों को पिंपल्स हो चुके हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट में, खाने में, लाइफस्टाइल्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हर किसी की स्किन अफेक्ट हो रही है। पहले बस मैं ये कहना चाहूंगा, टेंशन मत लो, ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। साइंस की सुनो, खुद की बॉडी की सुनो और डॉक्टर की सुनो। तो डॉक्टर रश्मि शेट्टी। तो मैं भी वही बोलना चाहती थी कि पिंपल को स्किन के ऊपर रहने दो, स्किन का प्रॉब्लम है, उसको दिल पे मत लो, दिमाग में तो डेफिनेटली मत लो। सो लाइक यू सेड, वो कॉन्फिडेंस इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए जी, सैड होना ही नहीं चाहिए। इट्स अ स्किन प्रॉब्लम, उसको बस उधर ही उतना ही दो उसको इम्पोर्टेंस। हाँ, बट उसके मतलब ये नहीं कि तुम ट्रीट मत करो, हो जाएगा ट्रीट आजकल। उसके मार्क्स भी कम हो जाएंगे या इरेज भी हो जाएंगे। जी, कौन सा स्टेज में है उसके
जैसा हम देखेंगे तो पूरा क्योर हो सकता है, पूरा निकल जा सकता है। तो वन, क्यों किसी का टेंशन होता है कि ये क्योर होगा कि नहीं, तो वो तो होगा। और इसकी वजह से कुछ और बहुत प्रॉब्लम है क्या? नहीं, जरा सा हार्मोन का इशू हो सकता है, बट आजकल वो बहुत इजी है फाइंड आउट करना। तो हम कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे, हार्मोन्स का फिक्स हो जाएगा। और हेरिडिटरी में है तो उसके लिए भी कुछ चीजें हैं, ट्रीटमेंट्स है जो करने के लिए, जिसके बहुत मात्रा में कम हो जा सकता है वो। हेरिडिटरी मतलब अगर माँ बाप को भी पिंपल्स थे यूथ में, तब शायद आपके जेनेटिक्स में ही पिंपल्स हो सकता है, पर वो भी सॉल्व कर सकते हैं डॉक्टर्स। करेक्ट। तो हम यूजुअली जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, हम हिस्ट्री में पूछते हैं आपके मम्मा पापा को था क्या, आपके सिबलिंग्स मतलब आपको भाई बहन को था क्या। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मम्मा और पापा को नहीं रहेगा, लेकिन मम्मा का बहन या पापा का भाई, इनको हो सकता है। सो देन आपकी जीन्स में वो आने का डेफिनेटली आ सकता है वो जी। तो ये भी हो सकता है। कभी कभी वो बोलते हैं हाँ मेरा बहन को है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। जी जी। लेकिन अगर आप मेल चाइल्ड हो लेकिन आदमी हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, तो इसके वजह से आप में वो ज्यादा दिख रहा है, दिख के आ रहा है जी। और इसमें लड़की है तो इतना ज्यादा दिख के नहीं आ रहा होगा जी। तो फैमिली में एक्नी है तो हम ये कह सकते हैं आपका एक्नी जरूर होगा, ऐसा नहीं है, बट हो सकता है, सिर्फ वही कारण हो सकता है कि फैमिली में है। यार यूट्यूब से कमाई कितनी होती है। पॉडकास्टिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉनर्स है फॉर मल्टीपल लेवल्स, पर इसके पीछे भी ना एक टेक्निक होता है, कुछ हैक्स होते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर आपको YouTube पर ग्रोथ मिल गई तो आपको सोशल मीडिया में ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिल जाएगी, आप ऑटोमेटिकली पैसे कमाओगे। पर आज के ज़माने में YouTube एक पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आपको भी ये सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, तो आपका भाई लेके आया है एक कोचिंग बेस्ड कोर्स, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आपको भी खुद की पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये है हमारा स्पेशल बियर बाइसेप्स के उसका पॉडकास्टिंग 101 कोर्स, लिंक डाउन बिलो। जी। पता है, मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि स्पेशली जो ऑन स्क्रीन प्रोफेशंस होते हैं, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, एक्टर्स, टीवी स्टार्स, ये सारे लोग ना अपने स्किन को एक टूल की तरह देखते हैं। जैसे एक गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, उसी तरह उनके स्किन की भी मेंटेनेंस होती है, होना ही चाहिए। मतलब रेगुलरली डर्मैट के विजिट्स होते हैं उनकी लाइफ में, उनके रूटीन में ही होते हैं कि मैं हर महीने डर्मैट के पास जाऊंगा। ये आम जनता को पता नहीं कि डर्मैट का वैल्यू ये होता है कि आप बेसिकली स्किन के इंजीनियर हो। फेयर टू से? पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जितने मीडिया के लोग आपके पास आते हैं, एक्टर्स स्पेशली, जब हम ये स्किन मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें भी पिंपल्स होते हैं, एक्टर्स? ऑफ कोर्स, क्योंकि अक्सर एक्टर्स के पिंपल्स ना दिखते नहीं। अरे यार डॉक्टर को भी होता है पिंपल, मेरा चेहरे पे है आज एक पिंपल इधर, तो हमको भी होता है, तो सबको होता है पिंपल। पर ओके, ये एक्टर्स के स्किन पर पिंपल्स दिखते क्यों नहीं? क्या ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं ये लोग? या मतलब मैंने सुना है कि एक पिंपल भी हो गया तो एक दिन में कुछ ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पिंपल भी छोटा हो सकता है। तो ये सब बताओ कि स्पेशली जो बॉलीवुड टीवी जनता है वो किस तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए आता है। तो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सोचने के लिए कि उनके चेहरे पे पिंपल क्यों नहीं है, एक्टर के चेहरे पे पिंपल क्यों नहीं है। 1, ज्यादातर लोग पहले से खूबसूरत होते हैं, इसीलिए तो वो प्रोफेशन में है और उनका स्किन अच्छा होता है, मतलब जेनेटिकली अच्छा होता है, क्योंकि हम इतना बात किया अभी जेनेटिक्स के बारे में, तो जेनेटिकली उनका स्किन अच्छा होता है, अल्टीमेटली वो ऐसा सेलेक्ट हो के उधर आ जाते हैं, इसीलिए। दूसरा चीज है वो लोग बहुत ध्यान देते हैं उनका जनरल हेल्थ पे, वो जो खाते हैं, वो जो एक्सरसाइज करते हैं, वो जो रोज सोचो छोटा छोटा चीज, मेकअप निकालते हैं रात को, सुबह उठ के चेहरा धोने का वो करते हैं, उनका स्कैल्प क्लीन रहता है, उसका एकदम इंटरनली भी क्लीन होता है, क्योंकि उनकी प्रोफेशन उनके स्किन और हेयर से बहुत रिलेटेड है। एग्जैक्टली। तो वो सब केयर करते हैं, इसीलिए पिंपल नहीं आता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो क्रीम डालते हैं इसीलिए नहीं आता है, उनका लाइफस्टाइल भी इतना क्लीन है तो नहीं आता। ये दूसरा हो गया जी। तीसरा, जो भी हम बोलते हैं डॉक्टर्स उनको कि अगर आप 3 बार फेस वॉश करो, वो एक्चुअली करते हैं। हम लोगों में इतना कौन सा है जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अगर उन्होंने 3 क्रीम बोल दिया तो हम गूगल सर्च करके 2 क्रीम उसमें से हटा लेते हैं और हम आधा प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और फिर सोचते हैं काम क्यों नहीं किया जी। और या हम बिजी हो जाते हैं या भूल जाते हैं, और अगर डॉक्टर ने 3 बार बोला तो आप कोई 1 बार कर लोगे, तो ऐसा सब किया तो नहीं होगा। उनके लाइफ में डिसिप्लिन बहुत है, सो दे आर मेटिकुलस, डिसिप्लिन है,
और स्किन उनको, जैसा आपने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए वो इतना केयर भी करते हैं उसका। तो वो 3 चीज बहुत जरूरी है। योर जेनेटिकली, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, जेनेटिकली आप कैसे हो जी। नहीं तो मैंने उस दिन किसी का एक ऐसा ही इंस्टाग्राम में देखा कि अरे यार वो क्रीम उसने दिखाया, पहला उसको बोलो उसका माँ बाप को फोटो डालने के लिए, वो जी। पहले से ही खूबसूरत है और ये क्रीम दिखा रही है। सो इट्स लाइक दैट। तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है। एक, आपका जीन्स कैसा है, फैमिली में सबका स्किन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है आपका बेसिक कैनवर्स कैसा होगा जी। दूसरा है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब है आप जो खा रहे हो, जो एक्सरसाइज कर रहे हो, जो जिंदगी में स्ट्रेस ले रहे हो, सो रहे हो टाइम पे, ये सब का मतलब है लाइफस्टाइल। तीसरा होता है आप स्किन, स्कैल्प कितना अच्छे से आप देखभाल कर रहे हो उनका ऊपर से। जी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक्टर बहुत ही ध्यान से करता है। मान लो अगर एक एक्टर डेब्यू कर रहा है या कर रही है, ठीक है, उनके डेब्यू से पहले उनके एक्ने मार्क्स है, वो जो खड्डे हो जाते हैं फेस पर एक्ने की वजह से, या अगर अभी भी उनका एक्ने हो रहा है, क्योंकि अक्सर 22 साल 25 साल की उम्र में डेब्यूज होते हैं, तो वो वैसे भी यंग है, उनके हार्मोन्स वैसे भी अभी भी थोड़े टीनेज स्टाइल के हार्मोन्स है, पिंपल्स सेटल नहीं हुए, अगर वो आपके पास आ गए तो आप कैसी ट्रीटमेंट देते हो? ओके, तो मैं इसलिए स्माइल कर रही हूँ क्योंकि ऐसा बहुत आते हैं, हमें डायरेक्टर्स लेके आते हैं, प्रोडक्शन हाउस के हेड्स लेके आते हैं बोल के कि ये बहुत बड़ा लॉन्च है इनका, और ऑब्वियसली जैसा आपने बोला है वो सब इधर 22, 25, 26 एज के होते हैं जब हम सबको पिंपल हो जाता है एक ना एक, तो वो लेके आते हैं बोल के कि हाँ आप कुछ करो जी, और 10 दिन में है और 5 दिन में है ऐसा। तो कितना दिन है मेरे पास, वो हिसाब से मैं ट्रीटमेंट तैयार करूंगी। जो पिंपल आप बोल रहे हो बहुत मुश्किल है एक्टर के लिए, वो पिंपल है जो ऐसा उठ के आता है, क्योंकि वो लोग दबके हुआ पिंपल को मेकअप से कवर कर लेते हैं। जी जी। या आपको और एक चीज मैं बताऊंगी ये इससे पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट है सबको ये अंडरस्टैंड करना कि उनको भी पिंपल होता है, लेकिन उनके पास मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, दो उनको दबा देते हैं जी लाइटिंग होता है जिसमें वो आराम से चुप सकता है जी। और तीसरा चीज है जो बोलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन, उसमें वो लोग उसको साफ कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि अरे यार एक्टर को कभी नहीं आया मुझे क्यों आया, जी जी। और यू नो इसके पीछे मत पड़ो, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बैक टू द क्वेश्चन, तो जब भी वो आते हैं मुझे कि मेरे पास 10 दिन है, तो मैं पहला सोचती हूँ कितना पिंपल है जो ऐसा उठ के है, क्योंकि वो दबाना बहुत मुश्किल है एक्टर को कैमरे में या मेकअप के जरिए। तो 1-2 ही दिन है तो मैं उसके अंदर एक छोटा सा इंजेक्शन देती हूँ जी, उसमें से वो एक ही दिन में पूरा दब जाता है जी। तो आपको अगर शादी है, बहुत बड़ा इवेंट है, तो उस दिन आपको ऐसा एक्ने आया, पिंपल आया चेहरे पे, तो आप डॉक्टर के पास जाना, वो एक इंजेक्शन है, सब डॉक्टर को पता है, वो इंजेक्शन दे देते हैं, वो एकदम दब जाता है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैम बहुत एडवांस डर्मेटोलॉजिस्ट है और एक टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट है, और डर्मेटोलॉजी में एक आर्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी नाम की चीज होती है, यानी कि मान लो मैम डर्मेटोलॉजी की विराट कोहली है पर अगर आप किसी नॉर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए जिनके करियर की शुरुआत हुई है, इट्स गुड, वो ऑब्वियसली क्वालिफाइड होंगे इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट बन चुके हैं, पर ये जो इंजेक्शन की बात हो रही है ना, ये एक स्किल बेसिस है, विराट कोहली की कवर ड्राइव की तरह है, इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ना कि ये जो रैंडम बहुत सारे स्किन क्लिनिक्स है जो कम पैसों में ही यही ट्रीटमेंट देते हैं। अब पैसे बचाने की कोशिश मत करो, क्वालिफिकेशंस ढूंढो, और हो सके तो एक्सपीरियंस को ढूंढो, क्योंकि यही ट्रीटमेंट ना, ये इंजेक्शन वाली ट्रीटमेंट आपके चेहरे को खराब भी कर सकती है। यस, उसके पिंपल के वजह से खड्डे पड़ जा सकता है उधर, अगर वो करेक्ट डोज और करेक्ट प्लेन में इंजेक्शन नहीं दिया तो। जी। दूसरा, उसमें सफेद मार्क पड़ सकता है, तो आप बहुत ही ध्यान से, जैसा इन्होंने बोला, मेडिसिन को हम बोलते हैं प्रैक्टिस, बिकॉज अब जितने साल प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा हो जाता है, उतना आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सिर्फ कोई स्किन एक्सपर्ट बोलेगा, एस्थेटिक क्लिनिक बोलेगा, तो आप ये सब में मत जाना, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पूछने में प्लीज शर्माना मत। ये इन्फ्लेमेशन शब्द के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर आप इंग्लिश इन्फ्लेमेशन शब्द को जांचे तो फ्लेमेशन यानी कि आग, बस वो बस हीट है। नॉर्मल मैं जब बोलूंगी बदन में गर्मी बोलते हैं ना, इसीलिए ये हो रहा है, इसीलिए वो हो रहा है जी। सिंपल लेमैन टर्म्स में हम उसको कन्वर्ट करूंगी तो बस गर्मी है, आपके बॉडी के अंदर की गर्मी, हीट है। हाँ बस। तो जो
मम्मी मासियां कहते हैं कि हीट बढ़ चुकी है, वो एक बहुत अच्छी कुछ सच है उसमें। इसलिए कहते हैं कि शायद तीखे खाने से बॉडी की हीट बढ़ती है। यस, ये एक पूरी अलग से सेक्शन हो सकती है इसी एपिसोड में कि खाने में क्या क्या बदलना चाहिए अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मैं मेरे आसपास भी देखता हूँ, मतलब जो लोग मेरे साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, उनकी स्किन पर पिंपल्स हो रहे हैं, पर जब मैं उनके साथ मान लो फुटबॉल के बाद खाने जाता हूँ तो वो लोग काफी सारी गलतियां कर रहे हैं डाइट में, और उनके प्रोफेशंस इस पर डिपेंडेंट है, फिर भी गलतियां कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, पर एटिकेट यानी कि मैनर्स हमें ये सिखाते हैं कि कहना नहीं चाहिए, किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जस्ट दे दो उसको बचाओगे आप। हाँ, मतलब वही मेंटालिटी वही होती है कि मैं आपको थोड़ी सलाह देना चाहता हूँ पर मैं नहीं दूंगा, डरता हूँ। क्योंकि जब मेरे पिंपल्स थे पहले बहुत सारे, तब बहुत सारे लोग मुझे एडवाइस देते थे, और पिंपल्स हो रहे हैं क्योंकि आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है। अक्सर मैंने ये नोटिस किया कि अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो आपको वैसे भी गुस्सा ज्यादा आ रहा होता है, हो तो सकता है। आप बहुत ट्रिगर हो जाते हो जब कोई आपको अनवांटेड एडवाइस दे रहा होता है। इसलिए मतलब एम्पैथी की वजह से, यानी कि दूसरे दिल को चोट पहुंचानी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं थक कहता। जाते हो, सब लोग बोलते क्या हो गया, अरे बेटा ये क्या हो गया, सबके पास एक नुस्खे होते हैं जी, तो थक जाते हो। इन्फ्लेमेशन बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से होता है। डाइट मेन रीजन है मेरे ख्याल से। डाइट के अलावा क्यों होती है इन्फ्लेमेशन? स्किन को कुछ भी गुस्सा करे, लाइक यू सेड, सिंपल लैंग्वेज में वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। या आप बाहर से कुछ गलत चीज डाल रहे हो, मेकअप हो सकता है, क्रीम हो सकता है, जो आप आजकल तो आप लोग सब इंटरनेट में देख के क्रीम्स खरीद रहे हो, जो कोई स्टार ने बोला, ब्लॉगर ने बोला, या पैकेज अच्छा दिख रहा है वो हिसाब से क्रीम खरीद रहे हो। नॉट द राइट वे। राइट वे है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, आपका स्किन क्या है देखो, आपका एज क्या है देखो, आप कौन सा सिटी में रहता है, नमी कैसा है बाहर का, वो सब देख के आपका प्रॉब्लम क्या है ये सब देख के डॉक्टर क्रीम देंगे, वो करेक्ट मेथड है जी। वो छोड़ के हम लोग आजकल इंटरनेट में सब कुछ खरीद रहे हैं, तो वो भी स्किन को गुस्सा दिला सकता है। स्क्रब कर रहे हो, रब कर रहे हो, वो सब किया तो उससे भी स्किन किसी की वजह से लाल या इरिटेट या बहुत ड्राई या ऐसा जल रहा है कुछ डाल के हो गया, उसका मतलब है स्किन गुस्सा है और वो इन्फ्लेम हो गया। तो बाहर से क्रीम हो सकता है जैसा हमने डिस्कस किया, ब्रश हो सकता है, स्पॉन्ज हो सकता है जो आप मेकअप लगाने के वक्त यूज कर रहे हो, जो अंदर डाल रहे हो, खाना हो सकता है, या आपकी स्कैल्प गंदा हो सकता है, उसके वजह से भी स्किन इन्फ्लेम हो सकता है। डैंड्रफ बहुत सारा ऑयली है, और मैंने बहुत सारा लोगों को अभी देखा है कि वो आके मुझे बोलते हैं हम बाल रोज नहीं धोते क्योंकि बाल धोने से बाल झड़ते हैं। बाल धो के स्कैल्प क्लीन रखने से किसी का बाल नहीं झड़ता है। तो आप लोग रोज जिम करते हो या लाइफ जीते हो, भागते हो, दौड़ते हो, बाहर जाते हो, अंदर आते हो, पोल्यूशन है, ह्यूमिडिटी है, बाल धोना बहुत जरूरी है, नहीं तो वही एक कारण बन जाता है आपका बाल गिरने का प्लस पिंपल होने का। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब छोटे छोटे चीजें, शक्कर खाने में, फिर से दैट प्रोटीन पाउडर्स जो आप लोग लेते हैं वो, ये सब इन्फ्लेम कर सकता है स्किन को। जी, ओके। फिर यहाँ बात हो गई हमारी वो बड़े वाले पिंपल्स की कि एक इंजेक्शन दे सकते हो। इसके अलावा क्या क्या होता है यंग मीडिया प्रोफेशनल्स में? तो यंग मीडिया प्रोफेशनल में तो ऐसा ही, स्कैल्प गंदा है क्योंकि वो लोग ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो इधर पिंपल आ सकता है जी। या ये हेयर लाइन में पिंपल आ सकता है, वो हो सकता है। और आप बहुत ही अभी तक यंग हो और सोचो आपने गाड़ी नहीं खरीदा है, बस नहीं हो, बाइक यूज कर रहे हो, तो आपके हेलमेट डाल रहे हो, तो हम बोलते हैं एक्ने मैकेनिका, मतलब प्रेशर हेलमेट का इधर और इधर होता है ना, उसके वजह से पिंपल आ सकता है आपको। तो आप लोगों में कोई बाइक यूज कर रहे हो या टेनिस का बैंड यूज कर रहे हो और आपको लग रहा है आपको इधर और हेयर लाइन में ज्यादा पिंपल हो सकता है, दो वजह हो सकता है। एक है आपका स्कैल्प गंदा है, आपको डैंड्रफ है, नहीं तो कुछ तो है वो ऐसा दबा रहा है, एग्जैक्टली दबा रहा है, या उसके ऊपर ऐसा रब हो रहा है, तो या वो साफ नहीं है, वो स्पॉन्ज जैसा होता है ना आपका हेलमेट के अंदर कुछ, तो उसमें आपका खुद का स्वेट होके गंदा होता है। कभी पता पैंडेमिक के दौरान वो स्प्रे वाले सैनिटाइजर्स मिलते थे, वो यूज कर सकते हो, नहीं तो एक छोटा सा टिश्यू डाल सकते हो ना उधर, तो उसके ऊपर आप हेलमेट डाल दिया तो आपका स्वेट उस पे अब्सॉर्ब हो जाएगा जी, फिर आप वो निकाल के फेंक दो। पोल्यूशन की वजह से भी पिंपल्स होते? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ना, जब मैं दिल्ली जाता हूँ या मुंबई जाता हूँ, यहाँ इन दो शहरों में स्पेशली
मैंने बहुत पिंपल्स देखे, बहुत सारे लोगों के, यानी कि लोग ख्याल भी रखते हैं, डाइट भी साफ है, फिर भी पिंपल्स हो रहे हैं। कुछ तो होगा, हवा में ही कुछ होगा। ये शायद आज की रियलिटी है जो बहुत लोग जानते नहीं, जिसे बहुत लोग एड्रेस नहीं करते। पर एक डॉक्टर पोल्यूशन को कॉम्बैट कैसे कर सकता है? सो पोल्यूशन को ऑफ कोर्स अब है तो कॉम्बैट करना बहुत मुश्किल है, बट वो पार्टिकल डस्ट ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं ना। तो आप अगर बाइक में बाहर जा रहे हो या ट्रेन में बाहर जा रहे हो, चल के बाहर जा रहे हो, आपको पता है धूल है जी, तो आप कवर करो, एक दुपट्टे से कवर करो, या वो मसलिन का तिन वाला टवल्स आता है उसमें चेहरा कवर करो, या कोविड ने हमको सबको मास्क डालना तो सिखा ही दिया है, तो आप एकदम हल्का कपड़े का मास्क डाल दो। तो ये जगह पे जिसको हम बोलते हैं सेबोरिक हैवी या जिसमें ऑयल ग्लैंड ज़्यादा होता है, एटलीस्ट वो जगह आप ज़रा कवर करेंगे तो उनको इरिटेट ज़्यादा नहीं होगा। तो बड़े पार्टिकल तो उसमें कवर हो गए जी, और छोटा जो डस्ट इधर उधर से आप कवर ही नहीं कर सकते हो, पोल्यूशन कैसा भी आ सकता है, वो क्या करता है, क्यों हम पोल्यूशन से डरते हैं, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। मतलब कोई भी रिएक्शन होता है, कुछ भी रिएक्शन बॉडी में, आप सांस ले तो कुछ रिएक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीजन को बॉडी ले रहा है, बॉडी के अंदर केमिस्ट्री हो रही है। एग्जैक्टली एक केमिस्ट्री का फैक्ट्री हो रहा है। सोचो सब कुछ, खाना खाओ उसको डाइजेस्ट करने केमिस्ट्री है, सांस लो उसको लेने में केमिस्ट्री है, जी रहे हो केमिस्ट्री है, सन आ रहा है तो उसको क्या मेरा स्किन कर रहा है उसमें केमिस्ट्री है जी। इसमें सब में दो चीज होता है। पहला चीज है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। वो केमिस्ट्री होते होते वो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल रिलीज होता है, वो जितना ज्यादा होता है उतना हमको ऐसा है कि वो एक अनरूली बच्चे जैसा है, दर 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 करते रहता है, तो वो सब डिस्ट्रॉय करता है आजू बाजू में। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो उसको, हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आप बॉडी के अंदर, उसकी वजह से जो बाय प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, हाँ, जो गंद निकल के आ रही है, हाँ, उस गंद की वजह से बॉडी में प्रॉब्लम हो जाता है। उस प्रॉब्लम क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जी। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन, बॉडी की हीट बढ़ रही है या बॉडी की गुस्सा बढ़ रही है जैसा आपने बोला है, तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन की वजह से कुछ भी हो सकता है, पिगमेंटेशन, पिंपल, एजिंग, ये हम सिर्फ स्किन की बात कर रहे हैं, बाल गिरना सब हो सकता है, अंदर के ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकता है। यानी कि वैसे भी जीते जी आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा ही होगा, ऑफ कोर्स। पर अगर आप एक साफ सुथरी जिंदगी जी रहे हो, योगा कर रहे हो, अच्छे से खाना खा रहे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो, स्ट्रेस कम ले रहे हो, मान लो जिस जगह में आप रह रहे हो वहां पोल्यूशन कम है, ये जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं ना कि बूढ़े लोग कहते हैं हेल्दी लाइफ जियो, हेल्दी लाइफ जीनी है, अगर आप हेल्दी लाइफ जी रहे हो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। एग्जैक्टली जरा सा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको बॉडी में खुद मैकेनिज्म है, वो अब्सॉर्ब कर लेता है उसको जी, बट उससे ज्यादा हो गया तो बॉडी का उतना ही मैकेनिज्म है अब्सॉर्ब करने जी, तो हम ओरली सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। और जैसा कि आपने बताया, आपका खुद का लाइफ में सोचो क्या क्या चीज मैं कर सकती हूँ जिसके वजह से जो डैमेज बाहर हो रहा है जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ उसको मैं कैसा हैंडल कर सकती हूँ कि एटलीस्ट मैं उसके ऊपर खुद ना स्ट्रेस डालूं। जी जी, दैट्स समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल। थोड़ी सी अनरिलेटेड चीज कहना चाहूंगा जो एक्चुअली जरूरी है। मेरी एक फ्रेंड है सिसिलिया ओल्ड ने, वो स्वीडिश है, स्वीडन से, इंडिया में रहती है। उनको शो पर मैंने पूछा कि उन्हें कौन से बॉलीवुड स्टार्स अच्छे लगते हैं, मेल बॉलीवुड स्टार्स, तो जो ऑब्वियस नाम है उन्हें एक्चुअली वो वाले अच्छे नहीं लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? तो वो उनकी खुद की एज वो आई थिंक लेट 30s में है। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोग जो 20s में बहुत ज्यादा सुंदर थे, जो बहुत अच्छे दिखते थे, वो एज के साथ उनकी स्किन विन खराब नहीं हुई है पर उनके चेहरे से थोड़ा ग्लो चला गया। मेरे ख्याल से साइंटिफिकली स्पीकिंग यही हुआ है उन सारे लोगों के साथ कि जब लोग कहते हैं कि चेहरे का नूर चला गया, आपको पता नहीं कि क्या फर्क है अब, पर जब कोई जब किसी की आंखों में आपको दुख दिखता है, जब किसी की स्किन थोड़ी सी एज लगती है उनकी एज से ज्यादा, कभी कभी मेरे ख्याल से साइंटिफिकली स्पीकिंग कि शायद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेशन है, बहुत लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जितना भी ना बोले, आपके मम्मा आपको चिल्लाती रहती है ना, फोन पे देखो मत, टाइम पे सो जाना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना, ये हर चीज के ऊपर इतना रिसर्च होके अभी वापस हमको बुक से सीखना पड़ रहा है। सेम चीजें जो मम्मा पहले से बोल रही थी
जी तो मेरा, आई नो दिस माइट साउंड फनी, बट प्लीज जो माँ बाप बोलते हैं टीनेजर्स, उस पर जरा सा ध्यान दिया करो कि क्या हो सकता है इसमें। ऐसा नहीं कि सब कुछ सुनो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट आप 1 मिनट ध्यान दो, क्योंकि नहीं तो आपको ये बहुत मुश्किल तरीके से वापस वही सीखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से टीनेज लाइफ का एक ऐसा फेज है जहां आपकी ऑटोमेटिक सेटिंग है कि नहीं, मम्मी पापा की नहीं सुननी। बस होता है, बहुत सारे लोग, मेरे साथ भी हुआ है, आई एम श्योर आपको भी Of हुआ है course, आपके of साथ। course. बस पर हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि टीनेज में बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं सुना मम्मी से। अभी मैं वही सुनना चीजें पड़ कर रहा रहा है, हूँ। एग्जैक्टली। अभी क्योंकि इसको साइंस में पैकेज करके आपको कोई यूएस में 2-3 रिसर्च देख के वो लोगों ने वापस बोला तो आप सुन रहे हो, बट इट्स द सेम सिंपल थिंग। सर्केडियन रिदम क्या होता है कि कौन सा टाइम पे आप उठते हो, कौन सा टाइम पे आप खाना खाते हो, कौन सा टाइम पे आप सोते हो, कौन सा टाइम पे आप एक्सरसाइज करते हो, उस हिसाब से बॉडी का जो क्लॉक है आप खुद उसको सेट कर रहे हो और क्लॉक के हिसाब से उसको डिस्टर्ब ना किए बिना चल रहे हो। इसीलिए आपका बॉडी उसका काम या हार्मोन सेक्रीट करना या जो भी करना वो भी रेगुलर करेगी। जी आप वो डिस्टर्ब कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सुबह 7 टाइम पे उठो, सर्केडियन रिदम ठीक हो गया। टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे खाना खाओ, सर्केडियन रिदम ठीक हो गया। तो पहला आप बॉडी को एक डिसिप्लिन और एक तरीके से जियो, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर जो डाल रहे हो वो सोचो। ये 2 आपने किया तो बहुत सारे हमको नहीं होता है प्रॉब्लम्स स्किन जी का। जी जी ओके, सॉरी, वो जो बेस लेवल क्वेश्चन थी उसे अभी भी हम है, इतने ज्यादा खींच लिया। चीजों के साथ ब्रेकअप कर रहे हैं, पर गेटिंग बैक टू सब्जेक्ट, तो आपके सामने एक डेब्यूटांट आ गए हैं, आपने उनके बड़े पिंपल्स को सॉल्व कर दिए, फिर आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे। इनसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे रिलेटेड है इसी पेशेंट से? तो ये पेशेंट से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि वो लोग को भी इमीडिएटली या वेट लॉस करना पड़ता है या परफेक्ट दिखना पड़ता है, और स्ट्रेस है ना, मेरा डेब्यू है, जी माय गॉड स्ट्रेस कितना हो सकता है। वो है, मुझे 10,000 चीज़ें करनी पड़ते हैं, मेरा फिटिंग है, ये है वो है, तो शायद मेरा स्लीप कम है, तो ये सब के वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। तो जस्ट टू ब्रेक, अगर कोई नया एक्टर या डेब्यूटेंट को एक्ने हो गया, पहला चीज़ मैं देखती हूँ, आपके पास कभी कभी 3 डेज है, तो मैं जैसा मैंने बोला वो इंजेक्शन देती हूँ, मैजिक जी वाला इंजेक्शन, जिसमें जी वो सप्रेस हो जाता है, वो शूट कर सकती है। बाकी का हम बाद में देखेंगे शूट के बाद। या आपके पास 1 हफ्ता है, तो 3 दिन है, 1 हफ्ता है, दोनों इसमें मैं आपका एंटीबायोटिक स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इतना बड़ा हो गया पिंपल, मतलब इन्फेक्शन तो है उधर। तो मैं कितना एंटीबायोटिक दूंगी, कितना दिन के लिए दूंगी, वो सब मैं सोच के हर केस हिसाब से मैं एंटीबायोटिक दूंगी। फिर उसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी दूंगी। इसीलिए मैंने बोला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने का इंपॉर्टेंट है, तो मैं सप्लीमेंट्स, लाइफस्टाइल, ये सब उनको बोलूंगी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करें, जितना हो सके फॉलो करते हैं। कभी कभी मैं बोलूंगी आप 6 घंटा 8 घंटा सो, मतलब होता नहीं है, जी तो इसीलिए हमको सप्लीमेंट्स है, तो वो सप्लीमेंट्स उधर देते हैं। फिर इन क्लिनिक कुछ प्रोसीजर करते हैं, या कभी कभी होता है कि हम वो क्लीन अप करके वो पस रिलीज करेंगे तो ज़रा ज़्यादा क्विकली ट्रीट हो जाएगा, तो हम बस एक्सट्रैक्शन क्लीन अप करते हैं। प्लीज़ ये चीज़ आप कोई भी एरे गेरे सैलून में मत करना, बिकॉज इसमें और इन्फेक्शन हो सकती है अगर ठीक नहीं किया तो। क्या है ये? क्लीन अप मतलब सोचो आपके चेहरे पे पिंपल क्यों आता है, आप किधर बोलो, से आता है? आप बोलो। हाँ, तो तो चेहरे पे एक होता है ऑयल ग्लैंड, जी जो हमको सब ऑयली ऑयली फील कराता है, वो क्योंकि एक ग्लैंड है, तो वो छोटा ग्लैंड है और उसके ऊपर एक मुंह है, जिसमें से इधर जो भी बनता है ऑयल उसको बाहर फेंकता है। ये मुंह है हमारा पोर्स। जी इसीलिए आपको ये जगह पे ज्यादा पोर है, ये जगह पे पोर है कम है ना, ये जगह पे नहीं है। आप मैन हो, आपको समझता नहीं है क्योंकि इधर दाढ़ी है आपको, बट अगर फीमेल स्किन आप देखें तो हमको इधर पोर ज्यादा नहीं रहता, इधर पोर रहता है, क्योंकि इधर एक्ने ग्लैंड ज्यादा रहता है, ऑयल ग्लैंड ज्यादा रहता है। तो वो ऑयल ग्लैंड को अगर मैंने बंद कर दिया, और बंद क्यों हो सकता है, जैसा आपने बोला पोल्यूशन, डस्ट हो सकता है, चेहरे पे डाला हुआ मेकअप हो सकता है, चेहरे पे डाला हुआ क्रीम हो सकता है, आपका खुद का स्किन का स्वेट, ये सब भी हो सकता है, और स्किन ही हो सकता है, स्किन का डेड स्किन इसके ऊपर ग्रो हो गया, तो बंद कर दिया, क्या होगा? तो ये बंद ग्लैंड अंदर से सेक्रीशन तो चालू है, ऑयल प्रोडक्शन तो चालू है, तो ऐसा मोटा 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 होते जाएगा, वाटर बलून, बलून जैसा मोटा होते जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा? वाइट हेड दिखेगा। तो अगर ये वाइट हेड का अगर मुंह मैंने जरा सा खोल दिया और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसमें भी हो गया,
और ये जो है ये जरा कचरा हो गया, तो वो हो गया ब्लैक हेड। और इसके ऊपर मैंने इन्फ्लेमेशन, तो ये अभी ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, कुछ तो बैठा है जो बैठना नहीं चाहिए, वो खाली होना चाहिए था, बैठा है, तो बॉडी क्या करेगा, उस पर रिएक्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। रिएक्ट करते करते इसमें बॉडी का वो फाइट करने वाला सेल्स भी आ गया, उसके साथ पानी भी खींच लिया उसने, फ्लूइड खींच लिया, तो ये टेंस हो गया अभी और पेनफुल होने लगा, और कभी कभी अंदर भी पेन होने लगता है, सो सिस्टिक पिंपल बोलते हैं, एक अंदर भी, ये बंद भी है, ये खुल भी रहा है, तो इट इज हर्टिंग। और इसके ऊपर अभी मैंने इन्फेक्शन भी कर दिया, चेहरे का ही कीटाणु है, वो एक कीटाणु उसको इन्फेक्ट कर दिया, तो अभी ये पूरा बड़ा वाला लाल वाला फस भरा हुआ पिंपल हो गया जी। तो ये है पिंपल का जर्नी, कौन सा भी स्टेज में आप उसको पकड़ सकते हो, डॉक्टर के पास जाके ट्रीट कर सकते हो जी। और आप कौन सा स्टेज में डॉक्टर को प्रेजेंट करते हो, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर बोलेंगे क्या करने का है। जी। एक प्रोडक्ट आपने बनाया स्पॉट करेक्टर, ये मैंने लिटरली लास्ट वीक ही देखा। यहाँ एक पिंपल हो रहा था, यानी कि पिंपल के भी स्टेजेस होते हैं, करेक्ट, और जब वो पिंपल की साइज बढ़ रही होती है, अगर तब आपने उसका ख्याल रखा तो फिर एक बड़ा पिंपल में कन्वर्ट नहीं होगा, वो एक्चुअली दब जाता है। करेक्ट। तो उस स्पॉट करेक्टर में मेरे ख्याल से सैलिसाइलिक एसिड है। सैलिसाइलिक एसिड होता क्या है, और आई एम अज्यूम कि जो आपने कीटाणु की बात करी, वो कीटाणु को मार देता है उस एरिया में, स्टॉप करता है ग्रोथ, उसका स्टैटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो स्पॉट करेक्टर में, स्पॉट करेक्टर क्या हो सकता है, आपका घर का स्पॉट करेक्टर है, हल्दी जैसा मैंने बोला, वो आपका घर का स्पॉट करेक्टर है। चंदन घर का स्पॉट करेक्टर है, उसको कैसा यूज करेंगे आप, ये दोनों चीज को आप, ये पाउडर मत लेके आना, क्योंकि कभी कभी पता ही नहीं चलता है कितना शुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है तो उसका काम ही नहीं करेगा। और ये दो चीज को आप घर में ये घस के अच्छे से बनाएंगे, तो वो फ्रिज में रख दो और उसको लगा दो, ड्राई होने दो आपके पिंपल के ऊपर, वो अमेजिंग नेचुरल स्पॉट करेक्टर है। दूसरा जो दुकान में इजीली मिलता है वो मुल्तानी मिट्टी है, कैलामाइन लोशन है, वो हो गया एक जरा सा केमिकल है लेकिन उतना हार्मफुल नहीं है, वो सब नेचुरली है एक्सट्रैक्टेड, तो वो डाल सकते हो, वो स्पॉट करेक्टर नंबर 2 हो गया फॉर एग्जाम्पल। और उसमें भी आपको एक स्टेप आगे जाने का है, तो आप सैलिसिलिक एसिड ले सकते हो, टी ट्री ऑयल ले सकते हो, तो ये सब ये BHA है, तो ये लो, ये एसिड है एक तरह का, उसमें ऑयल कम करता है और कीटाणु को स्थगित करता है, इज दैट द राइट वर्ड, स्टॉप्स ग्रोइंग, पॉज, एग्जैक्टली, वो पॉज करता है, तो आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका कंसंट्रेशन देखना और अच्छे कंपनी से खरीदना, क्योंकि नहीं तो आप, बहुत सारे लोग मेरा क्लिनिक में आते हैं अपना खुद का कुछ तो बना के स्पॉट करेक्टर डाल के, एक्ने भी है उधर, वो तो जरा कम हो ही जाता है आपने डाल दिया तो, उसके राउंड में एक लाल कलर का ऐसा बिंदी जैसा हो जाता है, क्योंकि आपने ये पूरा स्किन को जला दिया, उसके साथ जल सकती है स्किन स्पॉट करेक्टर से, बिकॉज ये सब एसिड्स होते हैं, सल्फर होता है, एसिड्स होते हैं, पेरोक्साइड्स होते हैं, तो इसको आप डालेंगे तो स्किन जल सकता है। तो इसलिए आपको वो डालना बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपके पिंपल के मुंह के ऊपर, तो एकदम हल्का सा डाल के, बड़ा सा मोटा सा लेके आप मत डालो। स्पॉट करेक्टर है, मैं ज्यादा डालूंगी तो ज्यादा क्विकली दब जाएगा, ऐसा नहीं है, ज्यादा जितना डालोगे आजू बाजू का स्किन को वो डैमेज कर देगा। लॉजिक ये है कि स्किन जल सकती है उससे, हो सकता है, पर जब एक पिंपल की साइज बढ़ रही होती है एक्चुअली सकते हो, हाँ, मतलब जब आप पॉज कर रहे हो, वो जलने से ही पैच क्या हो सकता है, वो भी वही है, वो पैचेस जो आता है आजकल, जो आप खरीद के ऐसा स्टिकर जैसा लगा सकते हो, उसमें भी वही चीज होता है, या सल्फर होता है, या सैलिसिलिक एसिड होता है, या जरा सा पेरोक्साइड हो सकता है, या जैसा कि टी ट्री ऑयल हो सकता है, जो नेचुरल चीजें हैं। ये जो टी ट्री ऑयल है, कुमकुमादी तेलम है, मैं हमेशा इन चीजों से डरता था पहले, क्योंकि मेरा लॉजिक ये था कि वैसे भी चेहरे पर ऑयल ज्यादा होगा तो मैं ऑयल क्यों डालूं। हाँ, नहीं, कुछ ऑयल्स का प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि वो इसको दबा सकता है जी। तो इसके लिए मैं और एक ऐसा एक्सटेंड करना चाहती हूँ आंसर, जो मुझे हमेशा पूछते हैं, मेरा बहुत पिंपल है, ऑयली है, मैं मॉइस्चराइजर डालना जरूरी है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स जरूरी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी, हाँ, तो भी आपका स्किन का जो भी रिएक्शन है, ऑयल प्रोडक्शन है, एक है जेनेटिकली जितना ऑयल बाहर डालने का है वो डालेगा, बट आप जितना उसको ड्राई करेगा, वो समझेगा कि अरे स्किन ड्राई है,
मैं और काम करूंगा करके और ऑयल फेंकता जाएगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एकदम हल्का सा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर चूज करो, लेकिन मॉइस्चराइजर डालो। उसमें और एक फायदा है कि वो आपका पोल्यूशन को कट करता है। स्किन डैमेज होता है एक्ने में, क्योंकि आप वो एक्ने को या खुद ये करते हो या कुछ हो जाता है, लाल हो जाता है, उसको हील करने के लिए आपको मॉइस्चर चाहिए। और तीसरा ये है कि एक्ने का आप जो भी क्रीम डाल रहे हो, या ऐसा बोला आपने सैलिसिलिक एसिड या कुछ रेटिनॉल्स या कुछ बेंजोल पेरोक्साइड, आप जो भी डाल रहे हो स्किन को इरिटेट तो करता है ज़रा सा। तो उसके लिए वो इरिटेशन कम करे लेकिन एक्ने को काम करे, वो ये होता है कि आप स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके हेल्दी रखें, ताकि स्किन का रिपेयर करने का अपने आप का पावर भी है, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए स्किन। तो इसलिए मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये सब चीज़ें आपको एक्ने है तो भी करना पड़ेगा। फेस वॉश रेगुलरली, ये सब जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, क्लेंज, नरिश, प्रोटेक्ट, ये 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भले एक्ने भी हो जी। पर एक चीज स्किन पर बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, वो चीज है आपकी उंगली। सो ट्रू। मैं सोच रही थी आप बोलेंगे टूथपेस्ट, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, लोग जाके आते हो मुझे पिंपल आ गया, मैं टूथपेस्ट डाल दिया। ये हाँ, मैंने भी ऑनलाइन पढ़ा है हाँ, कि एक दिन में पिंपल खत्म हो सकता है। और मैंने नींबू डाल दिया। प्लीज ये सब मत करो, ये सब बहुत जलने वाला चीज होता है, उसमें से आपका पूरा स्किन खराब हो सकता है। ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ये भी नोटिस किया, जो मैंने कहा कि जिस प्रोडक्ट पर आपने काम किया उसकी क्वालिटी पहले वाले ऐसे ही प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से ज्यादा बेहतर है। दैट इज बिकॉज मैं अभी इंग्रेडिएंट बोल दूंगी सबको पता चल जाएगा, तो मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ कमर्शियल शो। उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है। अच्छा। तो वो सेम काम करता है, लेकिन आपका स्किन को हार्म नहीं करता है, इरिटेट नहीं करता है। लेट मी नॉट से हार्म, क्योंकि जो इंग्लिश मेडिसिन में है वो भी फैंटास्टिकली रिसर्च प्रोडक्ट्स है, वो इरिटेट, हार्म नहीं करता है। लेकिन आपने ठीक मात्रा में नहीं डाला, ठीक टाइम के लिए नहीं डाला, लंबा रख दिया, डॉक्टर जितना बोला उससे ज़्यादा, तो स्किन इरिटेट हो सकता है। उसमें इरिटेट नहीं होता है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। बस डेफिनेटली मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि स्पॉट करेक्टर्स मैजिकल होते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन राइट स्पॉट करेक्टर्स वो इम्पॉर्टेंट है, और उसको राइट टाइम के लिए रखना और राइट मात्रा में डालना, और सिर्फ जिधर डालने हैं उधर ही डालना, उसके आजू बाजू में स्प्रेड मत होने देना। अगर आपको लगे कि मेरा स्पॉट करेक्टर बहुत लिक्विडी है या बह रहा है, मैं डालूंगी तो जाएगा ही साइड में जी, तो पूरा साइड में जरा सा वैसलीन या क्रीम डालना, और फिर सेंटर में स्पॉट करेक्टर डालना, ताकि वो सिर्फ उसी पे लगे जी। और पिंपल पैचेस तो बहुत आसान है, इतना सब क्यों दिमाग यूज करने का। ऑडियंसेस ना अभी ये सोच रहे हैं कि यार बता देना नाम, कौन सा? बोल देना। फिर भी नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पर मेरे हैंडल पर मैंने एक हाल ही में रील बनाया, इट वाज अ ब्रांड कोलैबोरेशन विद दैट ब्रांड, जहां आपका भी नाम लिया है उस वीडियो में। अच्छा, तो प्लीज जाके फॉलो कर लो @BioBiceps, वहां आपको पता चल जाएगा, या ढूंढो वो वीडियो बनाया। ओह नाइस, ओके। देखो यहाँ ना एज अ मीडिया प्रोफेशनल मेरे हाथ थोड़े टाइट है, अगर मैंने यहाँ ब्रांड का नाम ले लिया तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी, प्लीज समझ लो। पर गो ऑन @BioBiceps, वहां आपको नाम मिल जाएगा। मूविंग ऑन। और मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी बोल दूंगी तो मुझे भी मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली आप जैसा बोल रहे, मेरा हैंडल पे भी उसका 2-3 स्टोरीज है और रील भी है पहले तो लोग नीचे जाएंगे तो पता चल जाएगा। स्पॉट करेक्टर बहुत जादुई चीज होती है। मतलब आई विश कि इस क्वालिटी का स्पॉट करेक्टर मुझे 10 साल पहले मिला होता। बिकॉज तभी आप स्पॉट करेक्टर डालते हो, जैसा मैंने बोला, वो पहला पिंपल जाता नहीं है, दूसरा और हार्म करके जाता है, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। मुझे बहुत खुशी फील होती है जब पता चलता है कि साइंस यहाँ तक पहुंच गया। ओके, बिकॉज ओवरऑल स्किन हेल्थ को हम बहुत सीरियसली लेने लगे दुनिया भर, जैसा कि बॉडी का अभी आप देखते रहते हो, होलिस्टिक डॉक्टर है, क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनल मेडिसिन है, ये वो। हम ऐसा नहीं कि आपको फीवर आया तो मेडिसिन दे रहे हैं, हम आपका पूरा बॉडी को देख रहे क्यों आ रहा है। तो ये सब चीज़ सब जगह हो रहा है, स्किन में भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको पिंपल आया तो मैं पिंपल के लिए दवाई देके बेच दिया। हम सोचते कि इसको पिंपल क्यों आया, क्या हो सकता है, इसका लाइफस्टाइल है, डाइट है, हार्मोन है, हेरिडिटरी है, बाल है, स्कैल्प है, ये सब सोच रहे हैं ना। तो इट्स लाइक दैट। That's why skin health has become very important. So the products जो नए आ रहा है वो सब सोच रहे हैं कि स्किन को अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसका कॉस्ट ये नहीं होना चाहिए कि बाकी चीज़ में खराब हो जाए।
आपके पास ज्यादा बॉयज आते हैं या गर्ल्स? पहले ये क्वेश्चन हमको 5 साल पहले बहुत सारे लोग पूछते थे, बिकॉज तभी जस्ट नए नए बॉयज आने लगे, तो तभी हम बोलते थे हाँ मैं 10% पेशेंट बॉयज है। आज मैं बोल सकती हूँ सेम है, 50-50% है या इजिली। मेरे पास तो बॉयज बहुत ही ज़्यादा आते हैं। पहले ऐसा था कि मम्मा खींच के आती थी या बहन खींच के आती थी या वाइफ खींच के आते थे। आज वो लोग खुद आ रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। जैसा वो स्टोरी था ना, मेंढक को किस करके प्रिंस बनाया, तो आई डोंट थिंक गर्ल्स कोई मेंढक को किस करने कोई प्रिंस बन के आओ। बेसिकली बॉयज कदर करने लगे हैं खुद के स्किन की। या पहले नहीं होता था ये। नहीं होता था, स्किन की, बॉडी की, ड्रेसिंग की, बाल की, सब, विच इज वेरी नाइस। कि खूबसूरत दिखना सिर्फ लड़कियों का है नहीं, खूबसूरत आप भी दिख सकते हो। पैरेलली मेरे जितने भी ब्रोज हैं जो मेरे उम्र के, शायद 1 या 2 ही हैं जो खुद के फिटनेस का ख्याल नहीं रखते और जो खुद के स्किन हेयर का ख्याल नहीं रखते। नहीं रखते ये जब मैं मेरे ओल्डर फ्रेंड से मिलता हूँ जो मेरे एज से ज्यादा एज के, उनके एज ग्रुप में ज्यादा उतना ऐसे नहीं था। बॉयज हैं जो स्किन, वेट, फिटनेस ऐसी चीजों का ख्याल नहीं रखते। करेक्ट, आई थिंक कि टाइम्स बदल रहे हैं। यस। एज क्या है रफली जो आपके क्लाइंट्स हैं? आई थिंक मेरा अभी, थैंक्स टू ऑल द मीडिया एंड सब लोग जो बोल रहे हैं कि यू कैन लुक गुड एंड दिस इज व्हाट यू शुड डू, दिस इज व्हाट यू शुड डू। पहले सिर्फ वो ब्रैकेट के आते थे, which is let's say whatever, I don't know what you call it, Gen X, Gen Z, whatever, 30 to say 22, 30 to 20, ये ब्रैकेट के आते थे जी। आजकल आई हैव किड्स इवन 13 who are bothered about मुझे पिंपल है, मुझे ये है। 13, 12 ये इससे भी आता है, प्लस ओल्डर जनरेशन 50s के मैन बहुत आते हैं एजिंग के चेंजेस के लिए, पिगमेंटेशन के चेंजेस के लिए, और बाल बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। तो वो 50s के मैन भी आते हैं, तो सब आने लगे हैं। सो बट मुझे ज़रा बुरा लगता है जब भी एकदम छोटे बच्चे आ जाते हैं, मेरा गाल में ये है। कल एक लड़की आई थी, मेरा थाइस के बीच में काला है और शी वाज 7 year old। मैं सोच रही हूँ तुम फर्स्टली वो सोच क्यों रहे हो, वो देख क्यों रहे हो, और वो दिमाग में क्यों है? क्यों है? हाँ, नहीं, पर क्यों है? सब लोग इंस्टाग्राम में हैं, सब लोग इंटरनेट में हैं, सब लोगों को पता है फेयरनेस क्रीम है, ये क्रीम है, पिंपल क्रीम है। यू आर सो कंज्यूम्ड, इतना आपका लाइफ में वो अच्छा दिखना इतना बड़ा बन गया है कि वो खुद वो ही स्ट्रेस बन गया है जी। तो वो प्लेजर होना चाहिए। अच्छा मैं दिख रही हूँ आज, वाओ दैट्स सो ब्यूटीफुल, उससे अच्छा हर एक दिन अरे लेकिन ये जरा हैज बिकम सैड। ओके, उसी क्वेश्चन तक लौट जाते हैं। आपने कहा कि अगर 1 वीक का टाइम है तो आप हाँ। एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देते हो। और कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि मैं पोस्ट नहीं, उससे पहले अगर आपको और भी टाइम है जी, तो मैं आपका, अगर मुझे क्लिनिकली लगे, कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगी, कुछ एग्जामिनेशन करेंगे, तो फिर अगर मुझे लगे हाँ इसमें तो कुछ हार्मोन का गड़बड़ है। कैसे पता चलता? फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की में बहुत सारा बाल आ रहा है चेहरे पे, जो बाल नहीं आना चाहिए, तो हम टर्मिनल हेयर कहते हैं, मतलब थिक हेयर। ज़रा ज़रा सा बाल तो हम सबको होता है, लेकिन वो वेललेस होते हैं, बहुत पतला सा ऑलमोस्ट स्किन कलर के बाल होते हैं। अगर वो थिक बन गया, ब्लैक बन गया, तो मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है, राइट। दूसरा है अगर बाल बहुत जड़ रहे हैं आपका, ज़रा सा बाल तो सबका जड़ता है, पोल्यूशन है, स्टाइलिंग कर रहे हो, खाना गलत कर रहे हो, वो हो सकता है। लेकिन अगर बहुत बाल जड़ रहा है तो वो मुझे सोचेगा कि कुछ तो खराब है। अगर आपके बॉडी में बहुत सारा पिगमेंटेशन है, नेक में है, इधर है, जैसा आपका किसी एपिसोड में मैंने देखा अकैंथोसिस निग्रिकेंस आपने बात किया है, हाँ। विच इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ डायबिटीज को हो सकता है, अच्छा, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस में भी हो सकता है। सिर्फ बच्चे जो हेल्दी होते हैं या बहुत वेट गेन होता है उनमें भी हो सकता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर मी। तो हम वो देखते हैं। बॉडी के फोल्ड्स में, अंडर आर्म्स में, बॉडी फोल्ड्स में आपको पिगमेंटेशन है तो वो भी मुझे, ये है एक क्लू है। पीठ में एक्ने है, पीठ में बाल है, पेट के सेंटर में बाल है लड़कियों को, तो वो क्लू है। आपकी पीरियड्स ठीक नहीं है तो वो एक क्लू है। पीरियड्स महीने में जो लड़की का पीरियड्स आता है उस प्रॉब्लम है तो मुझे वो है, फ्रीक्वेंसी ठीक से नहीं आया तो। और फिर आपको पीरियड से पहले अगर ब्रेस्ट टेंडरनेस हो या बहुत सारा पेन हो तो वो भी मुझे एक क्लू है।
तो ऐसा बहुत सारा हम देखते हैं। पिंपल्स नेक में आने लगे और इधर बहुत सारा बड़ा पेनफुल पिंपल है और जा ही नहीं रहा है। तो ये सब मुझे क्लू है कि बोलने के लिए कुछ तो हार्मोन गड़बड़ है। अगर आदमी में भी बहुत लाल वाला पेनफुल पिंपल है और उनका ज़रा सा चेस्ट बढ़ने लगा है, तो उसमें ज़रा सा हम एक फीमेल हार्मोन है प्रोलैक्टिन, वो बढ़ सकता है। तो वो भी मुझे ये है कि हाँ, इसमें भी कुछ हार्मोन गड़बड़ है। तो ये पता करने के लिए मैं कुछ ब्लड टेस्ट करवाती हूँ जी। तो उसके लिए टाइम चाहिए। और वो ब्लड टेस्ट ऐसा नहीं कि हाँ, और एक मैं वार्न करना चाहती हूँ, कोई इस दिन ऐसा ही एक कोई आई थी, हाँ मैंने ब्लड टेस्ट करके आया। आपको कौन बताया? वो इंटरनेट में मैंने ढूंढ लिया। किस दिन कराया किसी तो एक दिन। तो पूरा उनका पैसा बर्बाद हो गया, क्योंकि हमको ब्लड टेस्ट एक टाइम पे चाहिए होता है, एक पीरियड्स के साइकिल का एक दिन में चाहिए होता है। तो अगर आप रैंडमली कभी करके आए तो वो हमको कुछ मतलब का है नहीं। तो इसलिए वो सब डॉक्टर के पास जाके प्लीज पूछो क्या ब्लड टेस्ट है और कब करना चाहिए। तो हम ब्लड टेस्ट करवाते। फिर हमको लगा इसमें हार्मोन गड़बड़ है, तो हम हार्मोन फिक्स करते। और हार्मोन फिक्स होते होते आपके स्किन में दिखने के लिए आपको एटलीस्ट 2-3 महीना लगता है। तो इसलिए ये मैं बोलती हूँ कि ये लॉन्ग टर्म आपको फिक्स करने के लिए तो ये तो होता रहेगा, लेकिन आपको इमीडिएटली अभी एक्ने दिखना नहीं चाहिए। उसके लिए मैं क्लिनिक में या पील कर सकती हूँ, जो हम कुछ ब्रश में केमिकल लगाते हैं और वो नेचुरल एसिड्स होते हैं, कोई केमिकल वाला एसिड्स होता है। उसमें जैसा आपका स्पॉट करेक्टर है उसके 10 गुना पावरफुल सेम चीजें होती है ऑलमोस्ट। कभी कभी सैलिसिलिक एसिड हो, मैंडलिक एसिड हो, लैक्टिक एसिड हो, ये सब होता है। तो उसको हम लगाते हैं कभी कभी 6 मिनट में, कभी कभी 10 मिनट के लिए, देख के चेहरे के कौन सा कॉन्सेंट्रेट चाहिए, कितना रखना चाहिए, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। वो आप करो तो उसमें तुरंत एक्ने कम हो सकता है जी। और फिर जैसा मैंने पहले बोला, एक्सट्रैक्शन, जो मैंने बोला था ना, ब्लैक हेड और वाइट हेड स्टेज में अगर आ गए तो हम वो एक्सट्रैक्ट भी करते हैं ताकि वो और बड़े और नेक्स्ट स्टेज में ना जाए। दर्द होता है? वो आपका थेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस में होता है। हमारा क्लिनिक में थेरेपिस्ट है जो 10 साल से वही कर रहे हैं चीजें। जी जी जी। तो उनका हाथ इतना नाजुक है। हाँ, तो प्रैक्टिस कर करके उनको पता है कि कैसा ठीक करने का। जी जी जी। तो वो कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला, वो क्लीन अप तो आप ठीक से जगह पे करो, क्योंकि उसके आजू बाजू का हाइजीन, आपका स्पॉन्ज, आपका एक्सट्रैक्टर, आपका स्टीम, सबसे इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो बहुत करेक्ट करने का ज़रूरत है। तो वो कर सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं हम। जब 1 हफ्ता है तो भी ठीक कर सकता है, लेकिन हार्मोन करेक्ट करने में टाइम लगता है। वो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, हम ये अभी फिक्स कर रहे हैं, लेकिन होते होते आपको ये फिक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्ने ट्रीट हो जाएगा। और कभी कभी होता है कोई लोग जो बिना डॉक्टर के पास जाए या बिना सोचे समझे सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। कोई भी प्रोटीन, कोई भी बॉटल में आया हुआ कोलाजन, पाउडर में आया हुआ कोलाजन, जिसमें हजार, वो कोलाजन मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो गया आजकल, सब लोग ले रहे हैं। प्रोटीन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, B12 ले रहे हैं। B12 एक्सेस होने से भी एक्ने हो सकता है। अच्छा। तो ऐसा है कि आप मत सोचो कि विटामिन है मतलब कुछ नहीं होने वाला है जी। उसको भी सही मात्रा में लेने का है, सही तरीके से लेने का है। वो भी और एक चीज है आजकल जो बहुत पॉपुलर है, सब लोग बना रहे हैं, सब लोग सप्लीमेंट्स बना रहे हैं, गमीज है, पाउडर है, कोई तो एकदम पतला सा स्ट्रिप आ रहा है जो नीचे रखने के लिए, उतना होता ही नहीं है क्वांटिटी उसमें जो देना चाहिए आपको। तो ये सब आप सोचना पड़ेगा। जो आपने कहा कि लड़कों और लड़कियों के हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑब्वियसली लड़कों की बॉडी अलग होती है, लड़कियों की बॉडी अलग होती है। इन दोनों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से स्पेशली लड़कियों में PCOS ना काइंड ऑफ वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है, और काइंड ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट का। बहुत सारे वीडियोस बनाए हमने PCOS को लेकर पास्ट में। जो मैंने जाना है वो बेसिकली ये है कि एक फिक्स्ड रीजन नहीं है, जेनेटिक भी हो सकता है, डाइट भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स है। PCOS एक ऐसी कंडीशन है जिसे लोग अभी तक समझ रहे हैं, साइंस ने भी पूरी तरह से समझा नहीं है PCOS को, द डिटेल्स ऑफ इट। पर एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट जब PCOS की वजह से पिंपल्स होने लगते हैं, आपका प्रोटोकॉल क्या है? क्या आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजते हो? क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, एटलीस्ट इंडियन मेट्रोज में, आई एम श्योर कि पूरे इंडिया में भी। यस। तो PCOS हैज ऑलवेज बीन माय पेट सब्जेक्ट।
तो जैसा हम सोचते हैं ना, एक एक चीज में मैंने बोला डॉक्टर स्पेशलाइज करते हैं और कुछ चीज में उनकी इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है जी। तो मेरे लिए पिंपल, पिगमेंटेशन और ऑब्वियसली एस्थेटिक्स, तो ये 3 मेरा हमेशा पेट सब्जेक्ट्स हुआ है। और हेयर, तो पीसीओएस मैं खुद ट्रीट करती हूँ, अनलेस मुझे लगे तो ये बहुत ही गड़बड़ है तो मैं एंडोक्राइन के पास भेजती हूँ। नहीं, और सिस्ट्स बहुत बड़े हैं तो ऑब्वियसली गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं कि वो सिस्ट को वो ऐसा ओपन करते हैं या निकाल देते हैं, जी, वो एक्सट्रीम केसेस है। लेकिन बहुत सारा पीसीओएस ऐसा होता है, कभी कभी सिस्ट दिखता ही नहीं है अल्ट्रासाउंड में, जी। लेकिन ब्लड वेरिएशन होता है। सो पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। हम जब सिंड्रोम बोलते हैं उसमें बहुत सारा ऑर्गन्स और बहुत सारा सिम्टम्स आ जाता है, इसीलिए सिंड्रोम बोलते हैं उसको। पी इज पॉलीसिस्टिक, पीसी इज पॉलीसिस्टिक, मतलब बहुत सारा छोटे छोटे सिस्ट, सिस्ट मतलब पानी भरा हुआ गुब्बारे हो जाता है आपकी ओवरीज में, ओवरीज जिसमें हमारा अंडा होता है, एग्स प्रोड्यूस होता है, तो दैट इज योर ओवरी। सो ये मल्टीपल सिस्ट हो सकता है और उसके वजह से आपके कुछ हार्मोन्स का गड़बड़ होता है ना। पीसीओएस क्यों होता है, जैसा आपने बोला है, स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, ज्यादा खाने के वजह से हो सकता है, गलत खाने के वजह से हो सकता है, और किसी किसी को फैमिली में वेट है, एक्स्ट्रा वेट होता है तो वो लोग बेचारे गलत या ये नहीं खाएंगे तो भी उसका जेनेटिकली बड़े है। मुझे 2 टाइप के डॉक्टर्स मिले जब भी मैंने पीसीओएस की बात करी, इवन ऑफ कैमरा, क्योंकि अगर मुझे इसके बारे में कंटेंट बनाना है तो जानने की जरूरत है। ऑफ कोर्स कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि वेट की वजह से है, अगर डाइट ठीक नहीं है तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ने से फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं। पर ये सच है, ठीक है। और यहाँ कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, पर फिर भी मैं कहूंगा मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बस ऑब्जर्वर हूँ। अगर हमने कंटेंट में वीडियोस में कहा कि ये वेट से रिलेटेड है और अगर आपने वेट घटाया तो पीसीओएस भी कुछ हद तक फिक्स हो सकता है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना ये है कि यार मेरे पीसीओएस से ही मेरा वेट बढ़ा है। यस, हो भी सकता है। So I'll tell you, तो ये विशियस साइकिल है जी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटे लोगों को पीसीएस हो सकता है। आई एम सॉरी, आई डोंट नो द राइट वर्ड, मैं मोटा बोला तो लोग ऑफेंड मत ये होना, हिंदी please. ऑडियंस है, ये डायरेक्ट ऑडियंस है। अच्छा, इंग्लिश ऑडियंस और हिंदी ऑडियंस, इंग्लिश ऑडियंस बुरा मान जाती है। सोचना पड़ता है आजकल की क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो लीन पीसीओएस होता है, मतलब लोग जो पतले होते हैं उनको भी पीसीएस हो सकता है जी। तो ये एक बात है ना। दूसरी बात ये है कि वेट होने से पीसीओएस होता है, पीसीओएस होने के वजह से वेट बढ़ता है जी। सो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आप किसी को तोड़ना पड़ेगा। कौन सा तोड़ना आसान है? वेट घटाना आसान है। तो वेट कम होते होते जरा जरा सा हार्मोन फिक्स होता है, जरा सा हार्मोन फिक्स होते आपको वेट घटाना आसान हो जाता है। दिस इज द साइकिल बस। तो इसीलिए पीसीओएस कौन पहला हमें नहीं पता, अंडा है कि मुर्गा, इट्स लाइक दैट। तो ये हार्मोन खराब होने से आपका वेट बढ़ने चालू हुआ और इसीलिए अभी वेट बढ़ते बढ़ते और खराब हो गया, या पहले वेट बढ़ा इसीलिए हार्मोन खराब हो गया और अब इससे और वेट बढ़ा जी। ये हमको नहीं पता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन वेट घटाने से पीसीओएस कम हो सकता है, ये तो नक्की बात है। ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन। ओके, थोड़ा सा ये वेट घटाने के बारे में बात करते हैं, लेट्स जस्ट टच अपॉन, क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया और ये बॉयज के लिए भी एप्लीकेबल है। क्या? अगर आपने वेट घटाया, यूजुअली इसका ये मतलब है कि आपने डाइट फिक्स किया, एक्सरसाइज कर रहे हो, जो आपके स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छा हो सकता है। वेट घटाने की बात जब मैं पीसीओएस के आई डोंट वांट टू से पेशेंट्स, बट जो भी जिन लोगों को पीसीओएस है उनके साथ जब मैं वेट घटाने की बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि यार वेट घट रहा नहीं क्योंकि मेरा पीसीओएस है। तो वो पीसीओएस को लेकर एक दे मेक इट अ रीजन टू नॉट ट्राई टू लूज वेट। पर मैं भी बहुत ज्यादा ओवरवेट था पहले। वेट पता तब घटता है जब आप पहले दिमाग में ये टारगेट डालते हो कि यार नहीं मैं कैसे भी करके करूंगा या करूंगी। वो टारगेट अगर आपने नहीं डाला तो ये साइकिल टूटेगी नहीं। फर्स्ट स्टेप इज घर से चखना और प्रोसेस फूड और जितनी भी मीठी चीजें थोड़ा सा दूर रखो। हफ्ते में 1-2 बार ही खाना चाहिए, वो घर का साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। और या तो डांस, या तो जिम, या तो
स्पोर्ट खेलना चाहिए। ओके, ये मैं मानता हूं। अगर आपने बस इतना किया, ये 2 चीजें करी, कुछ मूवमेंट डाल दी, कुछ चीजें हटा दी डाइट से और घर का खाना खाया, ऑटोमेटिकली वेट कम होगा। फिर ऑफ कोर्स इसको आप ब्रेक डाउन और भी ज्यादा कर सकते हो कि प्रोटीन ज्यादा डालना चाहिए बॉडी में वगैरह वगैरह, पानी ज्यादा पीना चाहिए, बट ये बेसिस है वेट लॉस का। और इस बेसिस से पहले बस दिमाग में आपको डिसीजन लेनी होती है। यू हैव टू डिनाई योरसेल्फ ऑफ योर प्लेजर्स। मतलब आपका दिमाग कुछ कह रहा है कि नहीं मुझे केक खाना है, मुझे ये चकली खानी है, खुद के दिमाग को ना कहना सीखो बस। आई हैव अ लिटिल टेक ऑन दिस। श्योर। तो 2 चीज मैं कहना चाहती हूँ। एक, जो मैं तो पतली ही हूँ, मैं कब से अब तक मेरा स्केल 1 किलो भी नहीं बढ़ा है। तो जब मैं बोलती हूँ किसी को वेट घटाओ, मुझे ऐसा लगता है मुझे पता नहीं है कि वो मुश्किल कितना होता है। है ना, मैं लेक्चर दे सकती हूँ, लेकिन जितना मुश्किल है, आई फील, मुझे पता है कि वो इतना आसान नहीं है। तो बहुत सारा बच्चे आते हैं माँ बाप के साथ, और माँ बाप जो हम होते हैं बहुत हार्श हो सकता है कभी कभी, और बोलते हैं मैं इतना बोलती हूँ इसका वेट तो घटता ही नहीं है, ये तो सुनती ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो नहीं सुन रही है, वो सुन रही है, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वेट घटाना। मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। दोनों को मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वेट घटाना। दैट इज द फर्स्ट थिंग। उनके आजू बाजू को लोग को समझना चाहिए कि वेट घटाना आसान नहीं है। स्पेशली आपको हार्मोन इम्बैलेंस है जो आप इनपुट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 आवर वेट लॉस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका खाने में कुछ व्हाटएवर नियम डाला है, रिस्ट्रिक्शन डाला है, सेम चीज अगर दूसरा करता है जिसको हार्मोन का इश्यूज नहीं है, उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें मुश्किल है कि मैं ये भी करूं और रोज मैं वे कर रही हूँ, नहीं जा रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, मैं सोच रही हूँ चलो यार मैं ये क्यों करूँ, मैं खा लेती हूँ। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो लोग जो इनके आजू बाजू में होते हैं, प्लीज आप ये मत सोचना कि ये आसान है, और उनको ये बताते नहीं ये क्या है, यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट, तुम एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो, नहीं जा रहा है, इट इज डीमोटिवेटिंग। ये नेगेटिव मोटिवेशन होती है। प्लीज मत करो ये। सो वो प्लीज फ्रॉम द डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, आसान नहीं है वेट घटाना। तो बाकी लोग उनको ये उसको कम मत करो कि अरे तुम नहीं कर रहे हो, करो हो जाएगा, नहीं होगा। वो पहला है। बट दूसरा ये चीज है कि जैसा आपने बोला है, वो मन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट यू कॉल इट, टू कर्ब, मन मारना इज नॉट इजी। मतलब जब आपको क्रेविंग फील हो रही है, यस, वो इजी नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप ऑफ कोर्स आजकल का इंटरनेट है, गूगल करो। एक चीज मैं बता रही हूँ, बाकी का आप गूगल कर लो, कि अगर स्वीट खाने का आपका बहुत मन है तो आप खट्टा खाओ उसके बदले में। तो वो दोनों टेस्ट बड्स सिमिलर जगह पे है टंग में, तो सैटिस्फैक्टरी सेंटर्स ऐसा सोचते हैं हाँ मैं शांत हूँ। तो स्वीट खाने का क्रेविंग जब भी मन हुआ, मे बी एक स्टेज पे थी जो बहुत स्वीट खाने का मन हो रहा था, तो मैंने वो अपना इंडियन गूसबेरी है वो लाके फ्रिज में रख दिया था जी। तो मुझे जब भी ऐसा होता था कि मैं जाके एक बार चॉकलेट ले लूं, मैंने एक गूसबेरी लेके खा लिया, तो आई एम फीलिंग हैप्पी। तो वो स्वीट क्रेविंग अचानक कम हो गया। गूसबेरी मतलब आंवला? हाँ, बड़ा वाला अच्छा। इंडियन आंवला होता है ना, जी जी जी। वो। एंड दूसरा चीज है, स्वीट क्रेविंग है तो आप जरा सा प्रोटीन बढ़ाओ, सिर्फ 2 अंडा खाने चालू करो, या 1 बोल दाल खाना चालू करो। प्रोटीन बढ़ाओगे तो अपने आप स्वीट क्रेविंग कम हो जाएगा। तो मन मारना नहीं, उसका ऑल्टरनेट ढूंढना जी। और आपको अगर केक अजी खाने का है, खाओ, लेकिन इतना बड़ा स्लाइस नहीं, इतना खाओ। तो फिर आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं बहुत सैड हूं, मुझे केक खाने का है। 3 दिन तो कंट्रोल कर लिया, 4 दिन जाके पूरा केक खा लिया। ये होता है। तो जब आप बिगिन कर रहे हो, मन मारना नहीं, ऑल्टरनेट ढूंढना, एक चीज। दूसरा, उसी को खाना लेकिन एकदम छोटे स्क्वायर, तो आपका टंग के लिए बहुत खुश हो गए। धीरे से खाना, उसको एंजॉय करके खाना जी। अकेले बैठ के खाना, ताकि यूर एंजॉइंग, और कॉन्वर्जेशन में वो फीलिंग खत्म नहीं हो गया। माइंडफुल ईटिंग। हाँ, बहुत खुशी से वो छोटा सा चीज खा लो, एकदम फ्लेवर्स में घुस जाना। हाँ, तो आप खाया भी लेकिन उतना नहीं खाया, आपने ऑल्टरनेटिव भी ढूंढा, तो आपका क्रेविंग भी कट हो रहा है। सो अगेन आई एम जस्ट मेकिंग इट सिंपल एंड सेइंग 3 चीजें 4 चीजें, तो आपको याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। तो 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हो वेट घटाने के लिए। 1, पैकेट से कुछ भी मत खाना। दूसरा, 3 ही मील दिन में,
चाहे कोई कुछ भी बोलो, ये 5 मील 8 मील सब मत करना, सिर्फ 3 बार ही खाना। नाश्ता जहर की तरह हो सकता है अगर नाश्ता साफ सुथरा नहीं है तो। एग्जैक्टली, सो सिर्फ 3 बार ही खाना जी। और पोर्शन। तो हमारा इंडिया का ये कल्चर है, सब फैमिली साथ में बैठ लिया, सब खाना बाहर टेबल पे आ गया, सब डालते जाओ, मम्मा के लिए जरा, पापा के लिए जरा, यार डालते जाओ खाते जाओ। नहीं, जब आप वेट लॉस कर रहे हो, प्लीज किचन में जाना, आपकी प्लेट का साइज क्या है वो सोचो, कटोरी का साइज एक मेजर करो, ये कटोरी में ही इतना मुझे बाजी लूंगी, इतना नॉनवेज है तो चिकन व्हाटएवर, इतना लूंगी मैं फिश चिकन, इतना दाल डेफिनेटली लूंगी, इतना सैलड डेफिनेटली लूंगी, हो सके तो मुझे बहुत भूख लगता है ऐसा सोच रहे हो आप तो इतना सूप भी लूंगी, फिर इतना चावल लूंगी। एक ही कटोरी मेजर में रख लो, सब चीज एक कटोरी में ले लो, तो कि आपके कार्ब्स कंट्रोल हो, हंग्री ना लगो, क्योंकि आपने दाल खा लिया इतना, बाजी खा लिया इतना, सैलड खा लिया इतना, सूप भी खा लिया इतना, जी। आप भूखे भी नहीं हो, पेट भी भर गया, करेक्ट चीजों से भर गया पेट। सो दिस इज व्हाट यू डू। और दूसरे बार जाके खाना मत लेना। एक और ग्राउंड रूल है कि टीवी देखते वक्त खाओ मत। आई थिंक वो जब आप खा रहे होते हो ना, खाने में घुसो और खुद के पेट की सुनो। ये शायद थोड़ा 30 ईयर ओल्ड का दिमाग चल रहा है मेरा, पर अब मैं वो 75% रूल को फॉलो करता हूँ कि पहले जब मैं टीनेजर था, कॉलेज में था, हाँ मतलब तब एपेटाइट भी बहुत ज्यादा होती है, तभी आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा है, आप भागते हो, ये करते हो, एक्सपेंडिंग दी एनर्जी भी उतना ज्यादा है जी। प्लस बॉडी ही ग्रोथ फेस में है, तो खुद बॉडी यूज कर रहा है आपका एनर्जी, आपका जो भी खा रहे हो, तो वो एक लाइक यू सेड 30 के बाद तो होने वाला नहीं, स्लो ही होते जाएगा जी। पर ये जो भी आपने अब तक कहा ना वेट लॉस के बारे में, आई फील इट अप्लाइज टू स्किन हेल्थ आल्सो। ऑफ कोर्स, मेरा पूरा वेट लॉस का मतलब ही स्किन के लिए है जी। मैं जो भी करती हूँ, जनरल हेल्थ, न्यूट्रिशन, हार्मोन, वेट, सब स्किन क्या है, स्किन एक पैकेजिंग मिरर है, लेकिन ये ग्लो है, यूथफुल है, अच्छा है, हेल्दी है, किधर से आता है, सिर्फ वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अंदर क्या हो रहा है, यानी कि जो आपके बॉडी के अंदर हो रहा है वो आपके चेहरे पर दिख जाता है। यस, मेरा गट भी इम्पोर्टेंट है, मेरा माइंड भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। जो चेहरा आप बोलते हो ना, चेहरा क्यों आजकल उसका नूर उड़ गया है, क्यों, टेंशन है क्या, ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू स्किन। एक्चुअली हार्मोनल लेवल पे कॉर्टिसोल लेवल शायद लॉन्ग टर्म में क्या कहते हैं, स्ट्रेस करते करते कॉर्टिसोल बढ़ते रहता है, फिर आप चले जाते हो फिटीग में, फिर काम नहीं करता है, या बहुत कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो एक्ने भी हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं स्ट्रेस करोगे तो पिंपल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस करोगे तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा और पिंपल आ जाएगा, उसमें से मेल हार्मोन बढ़ जाएगा, मेल जैसा हार्मोन, और वो पिंपल हो जाएगा। इसीलिए ऐसा होता है स्ट्रेस। ओके, की पॉइंट्स आर डॉक्टर के पास जाना चाहिए पहले तो, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज वेट लॉस पर फोकस करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आप ओवरवेट हो, एंड थर्ड की पॉइंट इज जितना हो सके चीनी कम रखो डाइट में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जब मैं बोलती हूँ पेशेंट्स को चीनी कम करो, यस नेक्स्ट टाइम मैं बोलती हूँ क्यों कुछ ये हो गया तने से चीनी कम क्या, हाँ लेकिन मैं आजकल स्टिविया ले रही हूँ, मैं आजकल हनी ले रही हूँ। ये चीनी मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, जो भी आपका टंग को स्वीट टेस्ट होता है जी, हमको ग्लूकोज नहीं बढ़ानी है, चीनी नहीं है, चीनी का बात नहीं है इधर। बॉडी का ग्लूकोज सडनली हमको नहीं बढ़ानी है, क्योंकि सिर्फ उसी के वजह से इंसुलिन सेक्रेट होता है जी। इसलिए, और जितना आप इंसुलिन दोगे उसको, शुगर दोगे, सिर्फ शुगर यूज करेगा, फैट तो अच्छे से बैठा ही रहेगा, तो दोनों तरफ से आपको हार्म होता है। सो शुगर मतलब शुगर नहीं, हनी नहीं, स्टिविया नहीं, मेपल सिरप नहीं, चिक्कू नहीं, सीताफल नहीं, कुछ भी स्वीट नहीं, स्वीट फ्रूट भी नहीं, और फ्रूट जूस तो बिल्कुल नहीं, घर पे बना हुआ फ्रूट जूस भी नहीं, वो भी नहीं जी। तो फिर करे क्या मैम? मम्मा के हाथ का खाना। हाँ, ये पता, ये ना जब लोग कहते हैं कि स्वीट टूथ है, मैं भी कहता था, मेरा वेट भी बढ़ा उसी वजह से, यार मेरा स्वीट टूथ है, मैं क्या करूं, खाते रहो। पर अगर आपने एक्चुअली 2 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए अवॉइड किया ना, आपका स्वीट टूथ भी मिट जाता है। तो उसको लाइक आई कीप सेइंग रिप्लेस करो। डेट्स को क्या बोलता है? खजूर खाओ, एक खजूर खाओ स्वीट, जब भी आपको मन लगे जी। एकदम डार्क चॉकलेट, 70% डार्क चॉकलेट, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा बार खा जाओ जी। एक छोटा सा डार्क चॉकलेट खाओ,
तो ये सब जरा हेल्दी ऑल्टरनेट होते हैं जो आप कर सकते हो। तो इनिशियली वो करो, फिर उसके बाद जैसा हमने बोला है खट्टा चीज खाओ, उसके बाद प्रोटीन बढ़ाओ। तो स्वीट टूथ तीन ही चीज है। एक अच्छा स्वीट खाओ जिसके मतलब है वेरी हाई कॉन्सेंट्रेट डार्क चॉकलेट, और खजूर और ब्लैक रेजिन्स, किशमिश, किशमिश खाओ। ये सब अच्छा है। ऐसा नहीं कि इतना किशमिश, जो भी आप करो क्वांटिटी इतना ही होना चाहिए, वो करो। तीसरा चीज जैसा प्रोटीन इंक्रीज और खट्टा में बदल सकते हो जी। सो दीज आर द थिंग्स। बर्थ कंट्रोल पिल से पिंपल्स हो सकता है? हो सकता है, पिंपल जा भी सकता है, हो भी सकता है। ओके। क्योंकि बेसिकली बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से आपका हार्मोनल सिस्टम उल्टा सुल्टा हो रहा है। उल्टा सुल्टा नहीं, एकदम रेगुलेट हो जा सकता है। हाँ। क्योंकि ऐसा कि आपका बॉडी कभी कभी एस्ट्रोजन ज्यादा देता है साइकिल में, प्रोजेस्टेरॉन एक तरफ दे सकता है, फिर ये सब ऊपर नीचे LH FSH सब ऊपर नीचे जाने से आपको पीरियड्स के पहले पिंपल आता है। इसीलिए तो क्योंकि उस हार्मोन का साइकिल अलग होता है, एक साइकिल पहले होता है, एक साइकिल बीच में जब आपका अंडा बनता है वो होता है, फिर उसके बाद हो गया, अभी वो फर्टिलाइज हुआ नहीं हुआ, मेंस्ट्रुएशन के लिए बॉडी तैयार हो रहा है, उसके लिए अलग होता है। अभी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या गर्भ निरोधक टैबलेट ले लिया तो एक ही लाइन में चलेगा। वाह, ओके। तो जैसा ऐसा हो जाएगा तो आपके चेहरे का एक्ने कम हो जाएगा, किसी किसी को बाल गिरना कम हो जाएगा, कुछ भी एक्ने जरा सा गड़बड़ है वो सब फिक्स हो जाएगा। लेकिन वो सही तरीका नहीं है कि आप खुद लेके ले लो, या डॉक्टर को बोलना चाहिए जी। कि जरा सा गड़बड़ है, चलेगा आपको, हम गर्भ निरोधक गोली दे देंगे थोड़े महीने के लिए, ठीक है। तो 2 महीने लेने से ठीक नहीं होने वाला है। बहुत सारा मैंने देखा है कि हाँ हमने तो 3 महीना लिया, 2 नहीं होने वाला है। उसको वो हाइपोथैलेमस को अंडरस्टैंड होने के लिए उसको एटलीस्ट 6 महीना 1 साल लेना पड़ेगा जी। लेकिन प्लीज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से के जरिए। और कभी कभी PCOS का स्टार्टिंग में अगर हमने पकड़ लिया तो सिर्फ न्यूट्रिशन से ठीक कर सकते हैं। हम बहुत सारा PCOS को सिर्फ सप्लीमेंट से ही ठीक किया है, यानी कि डाइट और सप्लीमेंट्स। जी। कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जो हम जरा से उसके वेरिएशन किया तो उसको ठीक हो जाता। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनको मेडिसिन नहीं लेने का है, उनके वो मन में बैठ गया मेडिसिन नहीं लेने का है, तो दैट इज ओके। तो हम उनको सिर्फ सप्लीमेंट्स में ठीक कर भी सकते हैं। अभी गर्ल्स के कॉमन हार्मोनल इश्यूज की बातें हो गई। गाइस का एक बहुत कॉमन हार्मोनल इशू आजकल ये है कि जो लड़के स्पोर्ट्स खेलते हैं या स्पेशली जो लड़के जिम जाते हैं, उन्हें थोड़ी सी एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। जिम जाने से रिलेटेड एक और चीज़ है जिसका नाम है वे प्रोटीन। मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट वे प्रोटीन के अगेंस्ट होते हैं, और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ जाते थे वे प्रोटीन से। ये हर किसी के साथ नहीं होता पर बहुत इंडियन बंदों के साथ होता है। कुछ कहना चाहोगे वे प्रोटीन के बारे में? श्योर। इन जनरल प्रोटीन के बारे में मैं कहूँगी कि ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो प्रोटीन इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, क्योंकि वो उतना डाइजेस्ट होगा नहीं, कंज्यूम होगा नहीं, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। आप यहाँ पाउडर्स की बात है? जनरली ओके, दैट्स व्हाट आई थिंक। वे तो आजकल तो सबको पता चल गया है कि वो इन्फ्लेमेटरी है, इसीलिए ज़्यादा नहीं लेना चाहिए या लेना ही नहीं चाहिए किसी किसी को। लेकिन किसी है, कोई है कि जो वे आइसोलेट प्रोटीन ले रहे हैं लेकिन ठीक है उनको, क्योंकि उनके बॉडी में जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो नहीं है, और वो प्रोटीन को मेजर करके अच्छे से ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वे भी ले रहे हो, उसके साथ 10 अंडे खा रहे हो, उसके साथ 200 ग्राम चिकन खा रहे हो, यू आर ओवरलोडिंग, प्रोटीन ओवरलोड हो रहा है, वो हो रहा है लोगों को। सिर्फ वे, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो ही एक विलन है। एक्सेस प्रोटीन जो नहीं होना चाहिए वो है, और 0 कार्ब हो जाता है। और किसी किसी के डाइट में सिर्फ प्रोटीन और फैट होता है, कार्ब होता ही नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। सब मैक्रोस जो हम बोलते हैं वो सब होना चाहिए, नहीं वो एक दूसरे को मदद करते हैं अब्जॉर्ब, एसिमिलेट और यूज बॉडी को कंज्यूम करने में। आप एक चीज पूरा हटा दोगे तो दूसरा एक्सेस होके इन्फ्लेम ही हो जाएगा जी। गट भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, गट डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो वो भी इन्फ्लेम हो जाता है, इन्फ्लेम हो गया तो लीकी गट हो जाता है, मतलब लीक हो जाता है उसमें से सब। तो आपको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, पेट का गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगा, फिर सब चालू हो जाएगा। उस गट स्किन एक्सेस बोलते हैं वैसा, गट गड़बड़ हो गया, स्किन की गड़बड़ हो गया, सब होता है
जो आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, मतलब प्रोटीन ठीक से नहीं ले रहे हो। जी। ठीक क्वांटिटी लेना चाहिए प्रोटीन, ठीक टाइम पे लेना चाहिए प्रोटीन, और ठीक टाइप का प्रोटीन लेना चाहिए, और ठीक हिसाब से लेना चाहिए, मतलब कार्ब भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रोटीन के बारे में सोचते हो। जी। सिर्फ मसल वो मत सोचना। कि अभी बात आई स्पेशली टेस्टोस्टेरोन की। जनरली जब बंदे जिमिंग स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बिना भी कभी कभी पिंपल्स होने लगते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि बेसिकली मसल बनाने के लिए फंक्शन ये है कि आप वेट उठा रहे हो, आपके मसल थोड़े से फट रहे हैं, आपकी बॉडी की रिएक्शन ये होती है कि यार कल भी मुझे वेट उठाने पड़ेंगे, इसलिए मैं हाइपरट्रोफी यानी कि मसल की साइज की इंक्रीज कराऊंगा, और उस तरह से आपकी मसल की साइज इंक्रीज होती है। उसकी साइज इंक्रीज होती है आपके खाने की वजह से, पर उसकी एक रिएक्शन बॉडी में ये है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं। जनरली इंटरनेट पर नैरेटिव ये है कि बंदों को अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाने, और मैंने एंड्रोलॉजिस्ट से भी बात करी है। आई थिंक ये थॉट एक्चुअली अच्छी होती है कि हाई टेस्टोस्टेरोन इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, एंड जनरली दुनिया भर के लोग ये मानते हैं, पर स्पेशली जिमिंग की वजह से कभी कभी और उस हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। यस। तो फिर काउंटर क्या है, क्योंकि एक जगह आपको हाई टेस्टोस्टेरोन चाहिए अपने फिटनेस के लिए, अपने मेंस हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के लिए, पर फिर क्या करें हम? तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि सिर्फ मेन को नहीं, विमेन को भी हाई टेस्टोस्टेरोन हो जाता है। जब जिम स्टार्ट करते हैं बहुत सारी लड़कियां, उनको भी पिंपल्स आते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। एक ही चीज है, टेस्टोस्टेरोन उनका भी जरा हाई हो रहा है, और वो ठीक है, हो सकता है। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हाई होने के वजह से आपको पूरा नुकसान नहीं हो रहा है। उसके साथ जो प्रोटीन आप खा रहे हो, उसके साथ आपका स्लीप साइकिल जो डिस्टर्ब हो रहा है, उसके साथ आपका स्ट्रेस भी, बिकॉज आप बहुत हैवी वेट जब उठा रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो, सिर्फ ये टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ रहा है, उसके साथ स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ रहा है ना, बिकॉज यू आर स्ट्रेसिंग द बॉडी आउट। जी। तो वो सबके वजह से भी आपकी पिंपल बढ़ रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन आपको चाहिए, आप मैन हो, जितना ज्यादा है आपको इतना अच्छा है, वो बढ़ाओ। लेकिन उसके साथ जो दूसरा हो रहा है वो तो कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करता? प्रोटीन का राइट हिसाब से लो। आपको यूजुअली नॉर्मल रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ज्यादा से ज्यादा 1.5 ग्राम ले सकते हो जी। मतलब आपका हर केजी बॉडी का वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन। आप 50 किलो का हो तो 50 ग्राम प्रोटीन जी। 0.5% उससे ज्यादा आप ले सकते हो, आधा उससे ज्यादा ले सकते हो। यानी कि अगर आप 50 किलो के हो तो 75 ले सकते हो जी। बट उसके साथ आप किस तरह के प्रोटीन ले रहे हो? जैसे आपने बोला वो बहुत इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन है, दूध से बनता है, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन है। आप उसको बदलो वीगन प्रोटीन में, जो भी प्रोटीन मिलता है, राइस प्रोटीन। मैंने उस दिन ये भी देखा, क्या था, पंपकिन सीड प्रोटीन देखा मैंने। तो बहुत सारा वीगन प्रोटीन्स मिलते हैं जी। जो लेस इन्फ्लेमेटरी होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो लेस इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन उसमें जो साथ में आपको हीट बढ़ता है वो कम होता है जी। तो वो उसमें बदलिए आप। और फिर दूसरा चीज़ है, वर्कआउट करते वक्त आपका स्किन हाइजीन, उससे पहले भी शावर कीजिए, वर्कआउट के बाद में भी शावर कीजिए। आप पहले इसलिए शावर कर रहे हो क्योंकि यूजुअली आप सुबह वर्कआउट करते हो, पिछला दिन का पूरा कचरा, रात का पूरा कचरा कभी कभी चेहरे पे रहता है। आप रात को स्किन वॉश नहीं किया, सुबह सुबह उठ के स्किन वॉश नहीं किया, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। मैं स्किन इसलिए बोल रही हूँ कि सिर्फ चेहरा नहीं, बैक में भी एक्ने आता है, शोल्डर में भी आता है, चेस्ट में भी आता है, राइट। और ज़्यादातर मेन को तो मैं देखा है बैक और शोल्डर का एक्ने इतना बुरी तरह से होता है कि पूरा मार्क्स हो जाता है। तो हम उसके लिए स्पेशलाइज्ड पील करते हैं, फिर ऑफिस में स्पेशलाइज्ड क्रीम्स देते हैं ऑफिस में। वो सब करने से अच्छा आप डाइट पे ध्यान दो। सो फर्स्टली हैव अ बाथ बिफोर, तो आपका ज़रा बॉडी क्लीन हो, क्लॉगिंग नहीं हो, वो सब कर सकते हो। ज़्यादा सा क्रीम वीम लगा के मत जाना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्पेशली फीमेल्स को, जिम आते आते मेकअप डाल के जिम आते हैं, तो वो प्लीज़ मत करना। और जिम के इमीडिएट बाद इमीडिएटली नहाना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और जिम के दरमियान आप 10 बार चेहरा मत पोंछना। स्वेट आ रहा है, कुछ टवल पड़ा है, उसको लेके ऐसा पोंछ देते हो चेहरा। आई डोंट नो उस हैंड कर्चीफ में कितना गंदा होता है, स्वेट कैसा आप वाइप कर रहे हो। तो इन फैक्ट जब आप जिम कर रहे हो, मॉइस्चराइजर भी नहीं चाहिए आपको, सब कुछ क्लीन फेस। और इंडोर जिम कर रहे हो, तो अगर आउटडोर जिम कर रहे हो तो ऑब्वियसली सनस्क्रीन आप डाल सकते हो, बट फिर भी
मेरा ख्याल से धूप के टाइम पे आप बाहर जाके मत करो, कोई भी सनस्क्रीन आप डालोगे तो स्वेट आएगा तो निकलेगा, वो भी चेहरे को पोर को ब्लॉक कर सकता है, जितना भी आप हल्का क्रीम यूज करो। तो ज्यादा से ज्यादा इंडोर एक्सरसाइज करना, और स्किन केयर कुछ मत लगाना वो टाइम पे, स्किन को क्लीन रखना। बहुत स्वेट कर रहे हो तो साथ में वो मिस्ट आता है ना स्किन का, स्प्रे जैसा, वो रखो, तो ज़रा सा वो डाल के टिश्यू से वाइप कर दो, या क्लीन टॉवल से जस्ट वाइप कर दो, या जाके चेहरा धो ही लो पानी के साथ। Yes, this is what you can do. So the skin is clean while you work out because pores are all widely open. There's a lot of पोर आपका पूरा खुल जाते हैं, बहुत सारा ब्लड रश होता है, तो जो भी वो टाइम पे स्किन पे रहता है वो रिसीव अच्छे से हो जाता है। तो वो आप अच्छा चीज़ है तो अच्छा रिसीव होगा, गलत चीज़ है तो गलत रिसीव होगा। तो चीज़ ही मत डालो ना चेहरे पे। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन That is रीजन what I'm नहीं है। saying. सिर्फ वो नहीं है, आपके मैन के लिए टेस्टोस्टेरोन क्यों घटा है? अच्छा है ना, आप वर्कआउट कर रहे हो, ज़्यादा है, उसकी वजह से बल्क हो रहा है आपका, मसल भी, बाकी का भी जो भी आपको फंक्शंस चाहिए वो इम्प्रूव हो रहा है। तो व्हाई आर वी रिड्यूसिंग? वो रिड्यूस करना एम नहीं होता है। उसके साथ दूसरा चीज जो इन्फ्लेमेटरी रहता है वो, और टेस्टोस्टेरोन का एक और भी काम है जो ऑयल ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट करता है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन के वजह से हमको पिंपल ज्यादा आता है। तो उसको हम ऊपर से ट्रीट कर सकते हैं पिंपल को, और ऑयल ग्लैंड्स को ही कम साइज कर सकते हैं। जैसा मैंने एक कोई एपिसोड में बोला था कि हम लोग माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं जिसमें ग्लैंड का साइज कम करते हैं, तो वो ग्लैंड का साइज कम करेंगे, एक्ने को ट्रीट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन कम करने की जरूरत नहीं है। बट उसके साथ बाकी जो हो रहा है उसको आप कंट्रोल में रखो। टाइप ऑफ प्रोटीन एंड स्किन केयर। और बहुत सारा लोग, विच इज वेरी सैड, ग्रोथ हार्मोन्स लेने लगे हैं, स्टेरॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन्स लेने लगे हैं। बहुत ही डेंजरस है। फॉरगेट अस एज डॉक्टर्स, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हाईली स्पेशलाइज्ड है हार्मोन के स्टडीज में, वो भी नहीं देते हैं आपको ग्रोथ हार्मोन्स। वो सपोर्ट नहीं करेंगे आपको कि आप ग्रोथ हार्मोन्स लो, टेस्टोस्टेरोन लो, क्रिएटिन लो, ये लो वो लो। प्लीज ये सब चीजें सिर्फ जिम ट्रेनर के एडवाइस में मत लेना। ऑलवेज चेक विथ योर जनरल फिजिशियन या बेस्ट इज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और फिर लेना, क्योंकि ये सब चीज़ों से लॉन्ग टर्म बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है जो आपको अभी समझ में ना आए हो। तो वो सब जो पफ अप होता है लेने से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना करो उसको। एक और रूल अभी लोग जानने लगे हैं कि सनस्क्रीन जरूरी होती है। इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि दूध को लेकर लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कभी कोई सनस्क्रीन को लेकर भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो लॉजिक क्या है? सनस्क्रीन क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि सूरज से तो विटामिन डी मिलता है। हाँ, पर क्या क्या होता है सूरज की रोशनी की वजह से? तो विटामिन डी हमको सिर्फ सूरज की रोशनी से नहीं मिलता है, खाने में भी बहुत सारा विटामिन डी है। तो ऐसा मत सोचना जो बॉडी का रिक्वायरमेंट विटामिन डी का है सिर्फ सूरज से पूरा होता है, नहीं है। अगर सूरज का आपको जितना मिल रहा है, जो भी 10-20% वो चाहिए, तो मिल रहा है, ये खुला है, ये खुला है, ये खुला है, ये खुला है, इतने में क्यों लगाने का है? तो ये खुला रहना जरूरी नहीं है कि मेरा विटामिन डी बदन का जो चाहिए वो पूरा हो। पहला वो चीज हम समझ लेते हैं। सनस्क्रीन क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन डाल नहीं रहे हो तो सन से कुछ चीजें हो सकता है। यूवी रेस तो हमको सब पता है ना, वो हार्मफुल रेस है। लेकिन अभी बहुत सारा स्टडीज में हमको ये भी पता चला है, सिर्फ विजिबल रेस जो हमको आंख को दिखता है और वो हार्मफुल नहीं है, हम समझ रहे थे, उसमें भी हार्म हो सकता है स्किन को। और उससे पहले एक इंफ्रारेड रेस आता है सन से, जिससे हीट होता है। वो पहले हम सोचते थे वो कुछ ये नहीं है, सिर्फ यूवी रेस है जो वो बैंड है उतना ही है। लेकिन अभी हमको समझ में है इंफ्रारेड भी ब्लॉक करना चाहिए, नहीं तो उससे जो हीट होता है उसमें स्किन लाल होता है, उसके वजह से फिर डार्क हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है जी, उसमें भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। यूवी रेस से वो डीएनए चेंज कर देता है, तो इसलिए उससे एजिंग जल्दी हो सकता है, आपका कोलेजन टूट सकता है, इलास्टिन ऐसा गट ये हो जाता है, कड़क हो जाता है। और फिर आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस है जिसमें ये कोलाजन इलास्टिन सब जी रहे हैं वो कम हो जाएगा। और फिर आपका विजिबल लाइट जो ज़्यादा होता है उसमें से भी जो हार्म होता है वो भी पिगमेंटेशन बढ़ा सकता है। तो ये सब चीज़ें एज को जल्दी कर सकता है, जो हम एक्सेलरेट बोलते हैं, एज एक्सेलरेट कर सकता है। स्किन का एक जैसा थिकनेस हो जाता है, अच्छा थिकनेस नहीं है, वो लेदर जैसा
कड़क थिकनेस हो सकता है, एलास्टोसिस बोलते हैं हम जी। कोलाजन पूरा कट सकता है जैसा मैंने बोला है, तो स्किन बहुत ड्राई हो जा सकता है, लाल हो सकता है और पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। इतना चीज हो सकता है सन के डैमेज से। जी। इसलिए सनस्क्रीन डालना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं, हमारे मम्मा पापा तो सनस्क्रीन नहीं डाले थे, लेकिन वो जमाने में इतना पोल्यूशन नहीं था। दूसरा, हमारा जो एक लेयर होता है ओजोन लेयर करके, वो धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, वो इंटैक्ट था, मतलब वो एकदम बड़ा था, पूरा था जी। तो वो कुछ फिल्टर जैसा काम करता है, तो बहुत सारी हार्मफुल रेज वो फिल्टर करता था। आजकल ओजोन लेयर में सब होल पड़ गए हैं जी। तो सभी नेगेटिव रेज जो हमको नहीं चाहिए वो भी नीचे आ रहा है, तो हमारा जो डैमेज मम्मा पापा के टाइम पे नहीं होता था वो ज्यादा होता है जी। पोल्यूशन के वजह से। जो डैमेज होना चाहिए उसको 10x हो जाएगा, वो उतना ज्यादा हो जाएगा, वही डैमेज वो भी हो रहा है। और हम लोग पहले जैसा खाना भी नहीं खा रहे, अगर खा भी रहे तो उनका जो सत्व है, नरिशमेंट है, वो पहले जैसा है नहीं जी। और हमारा स्ट्रेस बढ़ गया है। मम्मा पापा दिन में एक काम करते हैं या उनका एक ड्यूटी होता था, हम लोग तो 10,000 में मजे लेते हैं जी। और वी बिलीव इन मल्टीटास्किंग, उसमें प्राइड लेते हैं। उसके वजह से भी बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, हम टाइम पे नहीं सोते हैं, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सब के वजह से डैमेज इतना ज्यादा है, तो उनको बिना सनस्क्रीन चल गया, हमको नहीं चलेगा। स्मोकिंग के बारे में बात करते थोड़ा। एक बहुत बड़ा रीजन है, ये मैंने मेरे दोस्तों के साथ देखा, लिटरली अगर स्मोकिंग छोड़ दी, और ये मैं सिर्फ सिगरेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वीड की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्मोकिंग बढ़ चुकी है अभी, ये वो, बट बेसिकली आप किसी चीज को जला रहे हो। अभी वो पेपर साफ सुथरा हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं क्योंकि टबैको से ज्यादा हेल्दी है इसलिए शायद मेरी स्किन अफेक्ट नहीं होगी, पर सच तो ये कि आप किसी चीज को जलाकर उसकी धुआं अंदर ले रहे हो, उस हीट को अंदर ले रहे हो। आई एम अज्यूमिंग कि यही लॉजिक है कि आप बॉडी के अंदर गर्माहट डाल रहे हो। नो, बिकॉज जो आप निकोटिन अंदर ले रहे हो वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब वो आपका ब्लड वेसल को टाइट कर देगा जी, तो ब्लड ही नहीं आएगा ना वो जगह पे, तो पेरिफेरी में वो ऐसा करता है। अच्छा। मतलब बाहर 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 जी। तो आपका स्किन, आप पता है स्मोकर का स्किन एक जरा ग्रे जैसा हो जाता है जी, जी, ऐसा नहीं कि क्योंकि वो धुआं ले रहा है वो धुआं इधर से ग्रे दिख रहा है, लिप्स डार्क हो जाता है, वो सब हो जाता है क्योंकि उनका ब्लड जो स्किन में आता है वो कम हो जाता है, तो इसलिए वो इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है, डिटॉक्स भी नहीं हो सकता है स्किन, तो वो वजह से उनका वो एक ऐश ग्रे हो जाता है, लिप्स डार्क हो जाता है, स्किन डल दिखने लगता है और एजिंग एक्सेलरेट होता है, ड्राई हो जाता है स्किन, ये सब होता है। मैं कभी कभी ये बोलती हूँ कि आपको अगर चाहिए तो एक ग्लास वाइन पी लो, बट एक सिगरेट मत छूना, इट्स दैट बैड फॉर द स्किन। हाँ, तो आपको अगर कुछ, जैसा आप बोलते हैं अरे मैं क्या खाऊं, कुछ भी मत खाऊं, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो करने का है, तो एक ग्लास कुछ भी आपका ड्रिंक है वो पी लो, उसके साथ स्वीट मत मिलाना, मिक्सर मत मिलाना, जो भी चाहिए एक ड्रिंक पी लो, बट वो एक सिगरेट से जो डैमेज होता है वो बहुत ज्यादा है जी। तो और उसके साथ सिगरेट के वजह से लिवर, लंग्स सब डैमेज हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स, तो आपको जो अंदर से भी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम कम करना चाहिए, वो सब नहीं होना है, वो सब बढ़ते जाएगा जी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्मोक ना करो, और मुझे सच्ची का डिफरेंस पता नहीं है, गैस हैश ये वो में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली, बट दिस इज व्हाट इज द मेन लॉजिक कि क्यों हम बोलते हैं कुछ भी करो स्मोक मत करो। जब मैं आपके क्लिनिक आया था, मैं एक ट्रीटमेंट कर रहा था, पर उस स्किन केयर ट्रीटमेंट के लिए आपको 1 घंटे के लिए बैठना पड़ता है क्रीम लगाकर, पर एक और मेरे ख्याल से एक्टर आई थी और उन्होंने कहा कि मैम कैन यू हेल्प मी विद दिस, कुछ प्रॉब्लम हुआ था उनको, तो आपने उनसे एक चीज कही मेरे सामने, उनको कहा कि आई कांट बिलीव द जंक यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडी, व्हाट जंक आर यू पुटिंग इनसाइड, आपने कुछ ऐसा कहा, आप यही इम्प्लाई कर रहे थे, स्मोकिंग के बारे में ही इम्प्लाई कर रहे थे? जंक इनटू द बॉडी मतलब क्या? जंक इनटू द बॉडी कभी कभी फूड भी हो सकता है ना। ओके, वही ठीक है। तो जब आप ट्रैवल करते हो, आपने पिछला एपिसोड में मुझे पूछा कि मैं दिल्ली में था, बम्बई में था, मैं इधर जाऊंगी तो ज्यादा होता है उधर, कभी कभी सिटीज में जब आप ट्रैवल करते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पोल्यूशन है, हम जब ट्रैवल करते हैं हम सोते नहीं है, आजकल का फ्लाइट्स तो डिले होते होते हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है जी। और उसके साथ आप जिधर जाते उधर आप सोचते मैं हॉलिडे पे हूँ, तो खाते पीते स्मोक करते सब ज्यादा हो और अलग हो, तो ये सब की वजह से भी पिंपल आ सकता है। हाल ही में मैंने जाना है कि
जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा होता है बॉम्बे में। ऑफ कोर्स। ये पता नहीं था क्योंकि मैं अपने यूट्यूबर्स की यूट्यूबिंग में कम होता है जो अच्छा। हाँ मतलब जनरली अभी पता नहीं ये भी दुनिया अगर बदल गई पर यूट्यूबर सारे के सारे या तो इंजीनियर्स हैं या तो कुछ और पढ़ाई करी है फिर इस फील्ड में आ चुके हैं। तो हमारे लिए ये मीडिया काफी नहीं है पर बहुत होते हैं और बढ़ रहे हैं। और मैं सिर्फ की बात नहीं कर रहा हूँ, बेस लेवल है, इसके अलावा भी बहुत चीजें होती है। बट मेरी थॉट यही है कि स्किन कितनी अफेक्ट होती होगी। एजिंग तो फॉर श्योर अफेक्ट हो रही है। फॉर श्योर उसमें सब फैट मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, वो लिटरली बोन कार्टिलेज चेंज होता है, लाइक यू सेड स्नॉट करते हैं तो ये नॉस्ट्रिल उनका बदल जाता है। सो देयर इज अ लॉट दैट हैपेंस और स्ट्रक्चरली डैमेज हो सकता है, सिर्फ स्किन नहीं। मतलब आपके सेल्स डैमेज हो सकते हैं या आपके चेहरे के फैट्स डैमेज होते हैं, बॉडी के फैट्स डैमेज होता है, तो बहुत सारा चीजें डैमेज हो जाता है उसमें, सिर्फ स्किन नहीं। तो प्लीज या केयरफुल को छोड़कर हम फिर से बेसिक्स में लौट जाते हैं। आई एम अज्यूमिंग मॉइस्चराइजर तीसरी सिंपल चीज है। हाँ, फेस वॉश हमने बात नहीं किया ना, तो फेस वॉश इज इम्पॉर्टेंट कि आप जैसा आपने बोला है 2 बार तो जरूरी है, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जी। बट आपको अगर बहुत ऑयली स्किन है, और क्योंकि हम पिंपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, पिंपल भरा स्किन है, ऑयली स्किन है, पिंपल प्रोन स्किन है, मतलब आपके चेहरे पे पिंपल जल्दी आ जाता है जी, ऐसा है, तो बीच में और एक बार चेहरा धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 बार से ज्यादा नहीं धोना चेहरा, कुछ भी हो। ऐसे कुछ गर्म पानी ठंडे पानी का रहता है? ठंडे पानी से धो लो, अच्छा है, बिकॉज आपको एक्ने है, इन्फ्लेमेशन है, ठंडे पानी से धोना बहुत ही अच्छा है, तो ठंडे पानी से धो लो। और जो और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बीच बीच में बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते हैं मैं तो धोती रहती हूँ चेहरा, क्योंकि ऑयली होता है, मैं जाके सिर्फ पानी में धोती रहती हूँ जी। फेस वॉश डाल के 2 बार, लेकिन पानी में कुछ 10 बार। नो, सिर्फ पानी में धोने से ऊपर के चेहरे की जो ऑयल है वो जो निकल जाता है, लेकिन बॉडी काम करता है फीडबैक मैकेनिज्म में। तो मुझे लगता है, मेरा स्किन को लगता है ओ माय गॉड ये बहुत ड्राई है, और मेरा जो ऑयल ग्लैंड्स है वो और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगेंगे। यानी कि अगर बहुत धोया तो जो नेचुरल ऑयल स्ट्रिप हो जाएंगे, आपके और ऑयल आ जाएंगे, ग्लैंड्स को लगेगा यार ऑयल तो है ही नहीं और भी ऑयल। एग्जैक्टली। तो 10 बार चेहरा धोना इज नॉट अ गुड थिंग, नंबर 1। 4 बार से ज्यादा मत धोना, फेस वॉश के साथ हो कि नहीं हो, 4 बार से ज्यादा नहीं धोना जी। और सिर्फ 1 बार तो मत धोना प्लीज, 2-3 बार तो धोना जरूरी है दिन में। एंड कितने बार हो गया, लेकिन आप किस चीज से चेहरा धोते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत ऑयली है स्किन, तो मैं इंग्रेडिएंट्स तो नहीं बोलूंगी, इसलिए नहीं कि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, वो यूजलेस है। आप बस ये सोचो कि आजकल तो है ना, ये एक्ने के लिए है, ये ड्राई स्किन के लिए है, ये ऑयली स्किन के लिए, बस वो देखो आप, इंग्रेडिएंट्स देख के क्या करोगे। क्योंकि एक अर्बन लेजेंड है, एटलीस्ट ब्रोज एक दूसरे को ये बहुत कहते हैं कि एक्चुअली जो एक्ने फाइटिंग फेस वॉशेस है वो एक्चुअली एक्ने के लिए अच्छे नहीं होते, ये लोगों ने ढूंढना है। नहीं, नॉट लाइक दैट। नहीं, तो एक्ने फाइटिंग फेस वॉशेस है, अच्छे होते हैं, लेकिन सैलिसिलिक एसिड में परसेंटेजेस है, और उसको कैसा पैकेज किया है, पैकेज मतलब मैं बाहर का पैकेज नहीं बोल रही हूँ, उस सैलिसिलिक एसिड एक्टिव को और क्या क्या है जी, तो उसका मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम सैलिसिलिक एसिड आप एक फेस वॉश यूज करो, दूसरा फेस वॉश यूज करो, आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत हार्श था, मतलब बहुत ड्राई हो गया स्किन, बहुत लाल हो गया स्किन, लेकिन ये सैलिसिलिक वॉश अच्छा था, क्योंकि या वो क्रीमी था, या उसमें कुछ हाइलोनिक एसिड मिक्स था, या उसमें कुछ सेरेमाइड्स था, कुछ तो था, वो इंपॉर्टेंट है एक चीज। दूसरा सैलिसिलिक एसिड द परसेंटेज, 1% आता है, 2% है कॉमनली जो आता है जी। तो आप 1% से स्टार्ट करो, 2% से नहीं, क्योंकि कभी कभी जैसा मैंने बोला है, बहुत ड्राई करना एम नहीं है, उसको नॉर्मल पे लेके आना एम है। तो आप 2% सैलिसिलिक एसिड यूज कर रहे हो, उसके साथ सोचो रात को आपने बेंजोल पेरोक्साइड का कुछ क्रीम कर रहे हो क्योंकि डॉक्टर ने दिया है, रेटिनॉल का कुछ या क्रीम कर रहे हो, या कुछ और ऐसा ही लेट्स थिंक ऑफ टी ट्री ऑयल, ये वो कुछ तो लगा रहे हो, सब चीज ड्राई कर रहा है और उसके ऊपर आपका फेस वॉश भी ड्राई कर रहा है, तो देन दैट डजंट वर्क। तो आपको इसीलिए डॉक्टर के पास जाने का है कि सोचने का कि बैलेंस कैसा करो जी। सो डॉक्टर जब 3 चीज बोलते हैं, उसको पता है मैंने एक इसका ड्राई करने के लिए दिया है, उसके साथ मैंने ये बैलेंस करने के लिए दिया है, उसके साथ मैंने ये दिया है ताकि वो बहुत रेड और इन्फ्लेम ना हो, तो एंड रिजल्ट है बैलेंस्ड, स्किन स्टिल स्टेज हेल्दी,
वो जो हम बोलते हैं मॉइस्चर बैरियर, उसको मैंने खराब नहीं किया, स्किन का जो हेल्दी बैरियर होता है उसको नहीं खराब किया, लेकिन एक्ने को ट्रीट किया। ये होना चाहिए। एक हमारे पिछले एपिसोड में शायद आपने एक फ्रेज यूज करी थी और मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था उस वक्त ही, पर अब पूछूंगा बिकॉज आई थिंक इट्स रिलेटेड। आपने बोला कि डज योर स्किन फील हैप्पी आफ्टर यूजिंग, मतलब क्या? बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछते हैं कि मैंने फेस वॉश के बाद ना मेरा स्किन बहुत टाइट फील होता है, ऐसा स्ट्रेच्ड फील होता है, और फिर बाद में ठीक हो जाता है। बट वो इमीडिएटली स्ट्रेच्ड और टाइट फील नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपका फेस वॉश, वो मत यूज करो। स्किन खुश होना चाहिए मीन्स आपको वो इरिटेट नहीं होना चाहिए, लाल नहीं दिखना चाहिए, खुजली नहीं होनी चाहिए। सो सेंसेशन वाइज आपको बर्निंग नहीं होनी चाहिए, इचिंग नहीं होनी चाहिए, दिखने वाइज आपको रेड नहीं होनी चाहिए, वो वाइट वाइट नहीं होनी चाहिए, और आपको जो स्किन है चेहरे पे वो आप मुंह खोलोगे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये टाइट है। ये 3 चीज आप याद रखो। ये 3 चीज नहीं है तो स्किन हैप्पी है। जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो अच्छा है आपका स्किन के लिए। जी। क्या कुछ वक्त लगता है प्रोडक्ट्स ढूंढने में, क्योंकि प्रोडक्ट्स के भी इफेक्ट अलग होते हैं अलग चेहरों पर? तो आप वक्त मत लगाओ ना, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर को ही बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो। हाँ, तो डॉक्टर को भी कभी कभी 1-2 राउंड लग सकता है जी, बट आई एम सेइंग डॉक्टर के पास जाओ, बिकॉज आप खुद एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो स्किन डैमेज होते रहेगा ना। जी, तो दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके। और बेसिक्स को लेकर आप कुछ कहना चाहोगे? बेसिक्स को लेके एक और चीज मैं बहुत बोलना चाहूंगी, स्पेशली एक्ने पेशेंट्स को, कि 2 चीज याद रखिए आप। एक्ने ट्रीटमेंट जो आपको 10 साल से एक्ने है, डॉक्टर एक दिन में नहीं निकाल सकती है। जी, पेशेंस होना चाहिए, उसमें टाइम लगे। डॉक्टर या क्रीम जो भी है उसमें टाइम लगना चाहिए, तो आपको पेशेंस होनी चाहिए। वो ही क्रीम को अगर डॉक्टर ने बोला 10 दिन लगाओ तो लगाओ, 2 महीना बोला तो लगाओ, फिर वो उतना टाइम दो किसी चीज को, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ज्यादा का मतलब जल्दी नहीं होता है। तो जो अगर डॉक्टर ने आपको क्रीम दिया, आपने भर के लगा दिया, अगला दिन आपका पूरा चेहरा जल जाएगा। बिकॉज मोस्ट एक्ने ट्रीटमेंट्स इसके प्रिंसिपल पे चलते हैं कि हम एक्ने कम करें, कीटाणु को कंट्रोल करें, और प्लग ना होने, मतलब जो पोर्स है जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको हम ऑब्स्ट्रक्शन से निकाल दें। जी, बस ये 3 ही हैं जो हम कर रहे हैं, जो बाहर से डाला हुआ चीज को। अगर आप उसको ज्यादा डाल दिया सोच के मेरा जल्दी हो जाएगा, वो जस्ट खराब होके, लाल होके, इरिटेट होके, बर्न होके पिगमेंटेशन जाएगा। तो ज्यादा का मतलब जल्दी नहीं होता है, और जितना दिन डालना चाहिए उतना दिन आप डालोगे तो ही रिजल्ट दिखेगा। ओके। एनी मोर बेसिक्स? स्कैल्प बहुत ही बेसिक है, सिंपल है, और लोग सोचते नहीं है और करते नहीं है। स्कैल्प आपके चेहरे के स्किन से रिलेटेड है? बहुत 100% रिलेटेड है जी। तो आपका अगर इधर डैंड्रफ है जो आप स्क्रैच करोगे तो इसमें बर गया नेल बेड में, तो वो देखो आप, और फिर आप ऐसा बोलोगे तो चिप चिप हो जाएगा। या आप सोचते हो कि बाल बैठ रहा है, तेल तेल हो रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होने का। तो ये सेबोरिया हो सकता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, कभी कभी सेबोसोराइसिस हो सकता है, सिर्फ डैंड्रफ हो सकता है, सिर्फ ड्राई स्कैल्प हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप डॉक्टर के पास जाके उसको पहला साफ करना बहुत ज़रूरी है। स्कैल्प साफ रखेंगे तो ही स्किन साफ रहेगा। जी। और दूसरा चीज़ है, स्कैल्प का ऑयल बढ़ रहा है तो इन्फ्लेमेशन उसके साथ बढ़ेगा, तो आपको वो भी ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। तो बाल धोना पहला, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और बाल रोज धोने से बाल नहीं झड़ते हैं, वो और भी इम्पोर्टेंट है जानना। बॉयज को ये अक्सर बोला जाता है कि बॉयज को ज्यादा डैंड्रफ के प्रॉब्लम होते हैं, स्पेशली टीनेज में, क्योंकि ऑयली, इधर ऑयल ज्यादा होता है क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन टीनेज में ज्यादा है, तो ऑयल ग्लैंड ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जैसा मैंने बोला है, स्कैल्प में बहुत ऑयल ग्लैंड है, इसलिए ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और जिधर ऑयल ज्यादा है वो आपका डैंड्रफ जो एक ईस्ट जैसा है, वो ऑयल ही खाता है, उसका खाना है ऑयल, तो वो बढ़ जाता है। और बॉयज ये सोचते हैं कि हम रोज शैम्पू नहीं करेंगे, क्योंकि सब बॉयज को आजकल 12 ईयर बॉय को भी ये लगता है कि बाल जा रहा है। हाँ, तो बाल नहीं धोते हैं, पता नहीं किससे वो सुना है।
तो इसलिए वो डैंड्रफ और कचरा हो जाता है उसमें। फिर सब लोग जैसा आपने बोला है जिम कर रहे हैं, तो उसके वजह से और इधर स्वेट होके और कचरा हो रहा है और वो भी वही बैठ रहा है। फिर आप लोग जेल वेल डालते हो, वो भी उसके ऊपर बैठा है और कचरा हो रहा है। तो स्कैल्प अनलेस यू क्लीन इट अप, it will affect your skin and hair. So please clean the scalp. जी और इसकी वजह से बैक एक्ने, बट पे एक्ने, जो बम पे एक्ने होता है, बैक पे होता है, शोल्डर पे होता है, फर्स्ट देखो आपकी स्कैल्प क्लीन है। टीनेज में हमें बताया जाता है कि एटलीस्ट मेरे आसपास के सारे लोगों को यही रूल बताया जाता था और हम सभी ने यही फॉलो किया था एंड इट वर्कड फॉर मेनी गाइस। मान लो अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो हफ्ते में एक बार एटलीस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना चाहिए, और बाकी जब आप वो हेयर वॉश करो तो थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू होना चाहिए। तो आपको ये समझना चाहिए कि डैंड्रफ एक ईस्ट है जी, और वो ग्रो हो रहा है एक्स्ट्रा। आपका नॉर्मल ईस्ट ही है, वो जो एक्स्ट्रा ग्रो हो रहा है उधर, बिकॉज या आपने वॉश नहीं किया या आपका तेल ज़्यादा है उधर, जैसा मैंने बोला ऑयल ज़्यादा है, इसलिए एक्स्ट्रा ग्रो हो रहा है। अभी जो भी ईस्ट है या फंगस है उसको आप रोज़ नहीं मारेंगे, उसको ग्रो होने देंगे, एक दिन मारेंगे, ग्रो होने देंगे एक दिन, तो वो क्रॉनिक डैंड्रफ, मतलब वो लंबा चलेगा, जाएगा ही नहीं। तो प्लीज़ जब भी डैंड्रफ है और एंटी डैंड्रफ शैम्पू डॉक्टर ने दिया है या आपने खुद खरीदा है, सोचो जी, ओवर द काउंटर, उसको एटलीस्ट एक 21 डेज 3 हफ्ते के लिए रोज यूज करना, रोज यूज करना, ताकि वो एक्चुअली ईस्ट पूरा कंट्रोल हो जाए। जी, फिर चाहिए तो आप 3 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार यूज करो उसको कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन पहला नहीं तो ट्रीट ही नहीं होगा। अब 2-2 दिन करके निकालते रहोगे तो। और बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, पीठ में सब छोटे छोटे वाइट बॉइल्स जैसा है, तो आपका वो फंगस बहुत ही है, वो ईस्ट बहुत ही है जी। तो डॉक्टर के पास जाके कभी कभी ओरल दवाई लेने से, कभी सिर्फ 2 दिन के लिए देंगे, कभी पल्स थेरेपी बोलते हैं हम, अभी 10 दिन के बाद देंगे, कभी कभी लगता है कि बहुत ही खराब है तो 1 हफ्ते के लिए देंगे। ऐसा आपने ओरल दवाई लिया तो वो बहुत कंट्रोल में जल्दी आ जाएगा और ट्रीट हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डैंड्रफ नहीं रहे। और डैंड्रफ के टाइम पे प्लीज तेल लगा के मसाज मत करना। क्योंकि आई पर्सनली फील कि मैं भी डैंड्रफ के प्रॉब्लम से गुजरा हूँ टीनेज में। आपको एक्ने है तो होगा ही शायद, रिलेटेड है, क्यों शायद ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा है। पर ये जो तेल की आदत मेरे बचपन से थी, आई पर्सनली फील कि अब जो मेरी हेयर की हेल्थ है डेफिनेटली पार्शियली जेनेटिक है, पर कुछ तो रोल रहा होगा। ब्यूटीफुल हेयर यू हैव। कुछ तो, मतलब मेरे बाल झड़ते नहीं अभी, तो मैं बॉडी का ख्याल टच वुड हाँ मतलब है नहीं बढ़िया शायद बगीरा पर तेल को लेकर ना मैंने अलग अलग चीजें सुनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। भारत की मम्मियों से जाकर आप ये कहिए नो मैं तो मम्मियों की फेवरेट हूँ हमेशा, प्लीज लगाइए तेल। हाँ, मेरा भी मानना ये है कि स्पेशली, और ये मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा कहता हूँ, और फिर आने वाले 3-4 हफ्तों के लिए लोग वही तेल के बारे में पूछते हैं मेरे लिए, और ये मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, पर अगर आपको नहीं लेनी है मत लो। पर एक आयुर्वेदिक तेल है जिसका नाम है महाभृंगराज, जो एक्चुअली हेयर ग्रोथ से रिलेटेड है। आयुर्वेदिकली ब्रांड का नाम नहीं है, बस तेल का नाम, जैसे नारियल का तेल होता है उसी तरह महाभृंगराज तेल। बस कहा जाता है कि ठंडियों में नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत मोटा तेल होता है वो। आई डोंट नो द लॉजिक, पर उस तेल की वजह से मेरे स्कैल्प को बहुत ज्यादा फायदे मिले। Really? हाँ, और आज भी मतलब मैं वैक्स लगाता हूँ शूट्स के लिए, और ये हर दिन लगानी पड़ती है, पर मेरी पोस्ट स्टाइलिंग हेयर केयर रूटीन बहुत लंबी है। अच्छे से महाभृंगराज तेल के साथ हर दिन मसाज करता हूँ स्कैल्प को, और एक माइल्ड शैम्पू विच इज ऑयल बेस्ड उसे यूज करता हूँ ताकि तेल भी निकल जाए, स्कैल्प भी साफ हो जाए। और मैं ब्रेक्स देता हूँ, मतलब वीकेंड्स को फिर क्योंकि शूट नहीं कर रहे हैं तो तब नहीं लगाता हूँ। एंड जनरली मुझे आई डोंट हैव टू फेस हेयर लॉस। डेफिनेटली यहाँ योगा, प्राणायाम, डाइट का भी हाथ है, of course. पर स्पेसिफिकली आई फील कि जब मैंने रेगुलर तेल मालिश की आदत स्टार्ट करी मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तेल के लिए, ओके, तेल और बाल के लिए। 1, जब भी आप तेल लगाओ क्लीन स्कैल्प पे लगाओ,
हमारा ये है बचपन से कि नहाने से पिछला दिन तेल लगाओ, राइट? नहाने से पहले तेल मसाज करो, जी। बट वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहाने से पहले हमारा स्कैल्प मोस्ट गंदा है, इसीलिए हम नहा रहे हैं। और आप उसमें तेल डाल के अच्छे से मालिश करोगे तो आपका सर का तेल, खुद का सर का तेल, स्वेट प्रोडक्ट, सब तो अंदर डस्ट, पोल्यूशन, सबको आप धकेल रहे हो अंदर मसाज कर करके जी। सो उसमें एक चीज हो जाता है फॉलिक्यूलाइटिस, मतलब इधर छोटा छोटा पिंपल जैसा हो जाता है बाल में, स्कैल्प पर पिंपल। करेक्ट। तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन तेल कैसा लगाना चाहिए? बाल में लगाना चाहिए आपका तेल। बाल के लिए तेल बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी स्कैल्प में प्रोड्यूस हो रहा है तेल, वो लंबा तक नहीं आ रहा है ना, और ड्राई किधर हो रहा है? एडजस्ट में। ड्राई थोड़ी इधर हो रहा है, जी जी जी। एडजस्ट में हो रहा है। तो आप बहुत सारी तेल लगा के ऐसा मसाज करो, सो यू आर कामिंग द क्यूटिकल्स, उसको एसी डायरेक्शन में मसाज करो ताकि वो सब अच्छे से नीचे आए। आप तेल लगाओ। वी डिड अ लॉट ऑफ साइंटिफिक स्टडीज ऑन तेल, तो उसमें हमने देखा है कि वो शैफ्ट पेनिट्रेट करता है तेल। ऐसा नहीं कि ये शैफ्ट मर गया, तेल डाल के यूज नहीं है, बोलते हैं ना। शैफ्ट मतलब जो हेयर की बॉडी होती हेयर है। की ये है, ये शैफ्ट है, जी ये जी जी। रूट है अंदर में, अगर खींचू तो उसके अंदर रूट है, ये शैफ्ट है। सब बोलते हैं ये मर गया है, ये ऑफ कोर्स मर गया है, इसमें जान नहीं है, लेकिन तेल इसके अंदर जाता है। और इसका जो बाहर की लेयर होते हैं, जो केराटिन हम बोलते हैं, वो रफ हो जाता है, इसीलिए आपका बाल रफ हो जाता है और बाल में शाइन चला जाता है। क्योंकि केराटिन अगर एक अच्छे से ऐसा नहीं बैठा है, ऐसा 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 उठ गया है, तो वो लाइट को इक्वली बाउंस नहीं करेगा, तो शाइन नहीं दिखेगा। जो बाल का केराटिन अच्छा है, बाल हेल्दी है, उसमें शाइन रहता है, उसके लिए तेल चाहिए। सो यू कैन अप्लाई तेल, ऑफ कोर्स। तेल आपको पसंद नहीं है तो डीप कंडीशनर अप्लाई करो जी। विच इज क्रीम फॉर्मेट ऑफ इट। तो तेल लगाना बाल में, सर में नहीं। सर में अगर आप यू एंजॉय तेल मसाज बिकॉज इट इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई, the nerve endings are there, so it's very pleasurable, you love doing it on a clean scalp. तो बाल धो के ड्राई करके जब स्कैल्प क्लीन है तभी आप चंपी के लिए जाना या मसाज के लिए जाना। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है और आपको पक्का पता है जो फ्लेक्स है ड्राइनेस है और डैंड्रफ नहीं है, वो आपके डॉक्टर ने बोल दिया, फिर ऐसा लोग होते हैं जो हफ्ते में एक बार भी वॉश करते हैं तो उनका स्कैल्प एकदम क्लीन रहता है जी। तो वो कर सकते हैं तेल मसाज। बट अगर आपको ऑयली स्कैल्प है, सिंस ये एपिसोड एक्ने के बारे में, एक्ने प्रोन स्कैल्प है, डैंड्रफ है, तो प्लीज आप स्कैल्प में तेल डाल के मसाज मत करना गंदे स्कैल्प पे। बाल में तेल लगाना जिधर जरूरी है। तो बेसिकली सिर्फ नहाने के बाद आपको मालिश करनी चाहिए क्लीन स्कैल्प पे। क्लीन स्कैल्प पे। पर नॉर्मली तेल का मेन फंक्शन शाफ्ट के लिए होता है। Correct. शाफ्ट को ज्यादा मॉइस्चराइज करने के लिए तो होता वो आप नहाने से पहले लगा सकते हो जी। और वो शैम्पू से भी प्रोटेक्ट करता है। आपके उधर हार्ड वाटर है, वाटर अच्छा नहीं है, तो वो सब प्रोटेक्ट करेगा बिकॉज ये। और दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तेल डालने के बाद आपको ऐसा लगा है कि बाल और ड्राई हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे आके ये बोलते हैं कि मैं तेल डालती हूँ उसके बाद मुझे लगा है और ड्राई हो रहा है। दैट इज बिकॉज आप सोचते हो मैंने तेल डाला और आप शैम्पू 3 बार करोगे, 2 बार करोगे, क्योंकि आपको लगता है वो तेल निकलना चाहिए जी। उसके वजह से ड्राई हो रहा है। तेल डालने से नहीं ड्राई होता है बाल। तो आप तेल भी डालो तो आप तेल डाल के बाद में एक ही रिंस शैम्पू चाहिए, बस वो जाएगा तेल और जितना जरा सा कोट रहना चाहिए वो रहेगा, विच इज अच्छा है। इसलिए आप ऐसा तेल चूज करो जो आपको फ्रेग्रेंस पसंद है या वो डाल रहे हो तो थिक ना लगे जी। तो यू चूज दैट काइंड ऑफ एन ऑयल। ये मत करो कि तेल डाला है करके मैं 3 शैम्पू 2 शैम्पू डाल के उसको घस के निकालूंगी। सो दैट्स व्हाट मेक्स इट ड्राई। आप ये मानते हो कि लॉन्ग टर्म में तेल डालने की वजह से हेयर की हेल्थ बढ़ती है? हेयर टूटता कम है, स्प्लिट एंड्स कम हो जाता है, हेयर का शाइन बरकरार रहता है। आप ऐसा सोचो कि स्किन के लिए मॉइस्चराइजर जो काम करता है, हेयर के लिए तेल वो काम करता है, कंडीशनर वो काम करता है जी। वो डीप ट्रीटमेंट्स जो करते हैं सैलून में, कंडीशनिंग, वो काम करता है। ओके। इस वाले एपिसोड में एक आखिरी सेक्शन है। मैंने पहले सोचा कि शायद ये सेक्शन को कवर नहीं करेंगे क्योंकि भारत में ना बहुत सारे लोग इंटरनेट पर किसी चीज को सुनकर थोड़े हाइप हो जाते हैं
और फिर खुद को थेरेपी देने लगता है, खुद को ट्रीटमेंट देने लगता है। ये मत करो। तो ये मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा इस सेक्शन से पहले, क्योंकि ये जो दवाई है ये बहुत इफेक्टिव होती है पर हर किसी के बॉडी के लिए बनाई नहीं जाती। ऐसे ट्राइन बात कर रहे हो जी जी। तो उस दवाई के बारे में बताइए, क्योंकि अमेरिकन लोग उस दवाई से डरते हैं। करेक्ट। उन्हें तो लगता है कि यार मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं उस दवाई तो के। सब चीज से बहुत ही डरते हैं या बहुत ही फेवर करते हैं। वही Anyway, ये है, मतलब वेस्ट की एक खासियत है, एक्सट्रीम्स में जीते हैं। पर आइसोट्रेटिनोइन, उसके पीछे का साइंस क्या है? आपने कहा कि जिन केसेस में बाकी सारे ट्रीटमेंट्स वर्क नहीं करते वहां आप इसे यूज करते हो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई होती है एंड मेरे ख्याल से प्रेग्नेंट वुमेन या उन लोगों को जिनको बच्चे चाहिए उन्हें नहीं लेना चाहिए ये। ओके, सो लेट मी टेल यू। श्योर। पहला, आइसोट्रोइन क्या है? वो सिर्फ विटामिन ए का प्रिकर्सर, मतलब पहले चीज होता है जी। तो डरने की वजह नहीं है। पहला, उससे डरना मत, दैट इज वन। दो, आइसोट्रोइन जो है उसका काम कैसा करता है, वो जो ऑयल ग्लैंड्स हमने एक्सप्लेन किया था ना, चेहरे पे ऑयल ग्लैंड्स होता है, उससे पिंपल होता है, वो ग्लैंड को वो श्रिंक करता है। लेकिन उसके साथ वो बाकी सब भी ग्लैंड, आपका जो टीयर ग्लैंड है, लिप्स के ऊपर ग्लैंड है, अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, सबको ड्राई कर देता है जी। तो इसीलिए जब आप आइसोट्रोइन लेते हो, आपको लगता है कि लिप्स ड्राई हो रहा है, टीयर्स नहीं आ रहा है ठीक से, आई ड्राई हो रहा है, और किसी किसी को एक्सट्रीम हो जाता है आईज ड्राई, तो वो सब होने लगता है। तो वो ऐसा काम करता है, पहला चीज जी। तो अगर हम डॉक्टर इसको कब देते हैं? जब आपका हार्मोन का गड़बड़ नहीं है, और वो भी देख लिया डॉक्टर ने, डाइट आपका तो एकदम परफेक्ट है, वो भी देख लिया डॉक्टर ने, तो फिर आपको लगा, और आपका लाइफस्टाइल भी परफेक्ट है, वो भी देख लिया डॉक्टर ने, फिर डॉक्टर को लगता है कि इनका पिंपल इतना ज्यादा है, वो कंट्रोल नहीं हो सकता है अगर मैं इसका ग्लैंड श्रिंक ना करूं, तो इसलिए हम लोग आइसोट्रोइन देते हैं। और उसके वजह से आपको जो ड्राइनेस है उसको भी हम या सप्लीमेंट्स देते हैं, या उसके क्रीम्स देते हैं, या उसको कुछ आई ड्रॉप्स देते हैं, वो सब देख के हम देते हैं ताकि उसको हम तभी का तभी करेक्ट कर सके। वो खुद लेना चाहिए क्या? सिर्फ विटामिन ए का प्रिकर्सर है? नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिवर, फैट मेटाबॉलिज्म, इसमें सब असर हो सकता है, तो नहीं लेना चाहिए ये खुद। दूसरा, ये बॉडी से बाहर निकलने के लिए आप स्टॉप करेंगे तो भी जरा टाइम लगता है, वॉश ऑफ पीरियड जो है, जो जरा टाइम है उसका, ये है ना। फोर्थ थिंग आपने पूछा, प्रेग्नेंट वुमन को नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जैसा हमने बोलते हैं विटामिन ए का क्रीम भी मत डालो प्रेग्नेंट वुमन को ना, अच्छा। रेटिने मत डालो बोलते हैं हम, तो इसलिए एंटी एजिंग का भी रेटिने हम बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमन को मत डालो। हालांकि वो इतना नहीं करता है क्योंकि जरा सा डालते हैं हम, इतना ऑब्जॉर्ब नहीं होता है, बट फिर भी हम नहीं बोलते हैं जी। बट ये तो टैबलेट है, आप अंदर ले रहे हो और वो रुक रहा है बॉडी के अंदर कुछ देर के लिए, तो विटामिन ए बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, तो बिल्कुल नहीं लेने का। और आप अगर प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो उसका 3 महीना पहले ही छोड़ दीजिए, अगर आइसोट्रोइन आप ले रहे हो तो बिल्कुल नहीं लेने का। और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो और आप एक रिलेशनशिप में हो, और अगर आप गर्भ निरोधक गोली नहीं ले रहे हो, और आपका बिना पता आपका अगर प्रेगनेंसी हो गया और आप वो बच्चा रखना चाहते हो, वो नहीं कर सकते हो, तो यू हैव टू आस्क द डॉक्टर, क्योंकि ये आइसोट्रोइन जब आप ले रहे हो बच्चे को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आप सोच भी रहे हो कि मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ, हो गया तो हो गया प्रेगनेंसी, तो आप लेना मत ये ड्रग। बहुत सारा दूसरा चीज़ है जो डॉक्टर कर सकते हैं, जैसा कि सिर्फ लोकली हम कर सकते हैं, पील्स है, माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, लेजर्स है, कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं लोकली ग्लैंड को कम करने के लिए, एक्टिविटी कम करने के लिए, साइज कम करने के लिए, हमेशा के लिए। हाँ, तो आइसोट्रोइन लेने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि आइसोट्रोइन भी ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए बंद कर देगा ना। आप ड्रग स्टॉप करोगे, थोड़े दिन उसका असर रहेगा, फिर 6 महीना 1 साल के बाद फिर से आपको हो सकता है। तो इसलिए आइसोट्रोइन लगता आसान है, और इंडिया में तो सब चीजें बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है जी। तो आप ऐसा सोचते हो मैं जाऊंगी, खरीदूंगी, ले लूंगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप प्लीज डॉक्टर से पूछ के फिर लेना। हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, ये सब करके, कभी कभी लिपिड फंक्शन टेस्ट करते हैं, वो सब करके देते हैं, देख के कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है जी। और तीसरा, आपने बोला मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है, वैसा पहले हम सोचते थे, लेकिन आजकल का नया स्टडीज वो दिखा है कि उतना असर नहीं होता है।
लेकिन अगर आपको डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी है, तो हम बिल्कुल नहीं देते ड्रग। ओके। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी पिंपल के पेशेंट्स से मिलते हो उसमें से कितने परसेंटेज को आइसोट्रेटिनोइन दिया जाता है? मैं तो बहुत कंजर्वेटिव डॉक्टर हूँ, तो मैं अगर एंटीबायोटिक भी देती हूँ तो कभी कभी एक्ने के लिए आप देखते हैं डॉक्टर्स 3-3 महीना 1-1 महीना एंटीबायोटिक, मैं तो मुश्किल से 10 से 20 दिन देती हूँ। ऐसा ही आइसोट्राइन भी मैं पूरा देख के, अगर मुझे लगा ये कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर मैं आइसोट्राइन देती हूँ। और वो भी मेरा डोसेज कम ही होता है, ताकि मैं बस जो करना चाहिए वो करके उधर से निकल जाऊँ। तो इतना कम डोजेज में देती हूँ। उसके साथ भी 2-3 चीज़ देती हूँ सप्लीमेंट्स, ताकि मैं उसका जो खराब हो रहा है वो मैं आजू बाजू से मेंटेन कर लूँ। ड्राइनेस की तरह? ड्राइनेस, इरिटेशन जो भी होता है वो ज़रा मेंटेन करें हम। तो आप अगर परसेंटेज, मुझे पता नहीं, मे बी 10% देती होगी मैं आइसोट्राइन, दैट लेस। एक्टर लोग लेते हैं? हाँ, क्यों नहीं लेते, लेते। मैंने मेरे एक्टर फ्रेंड से बात की आइसोट्रेटिनोइन के बारे में। पहले तो जितने भी नॉन एक्टर फ्रेंड्स भी है, हर किसी ने एट सम पॉइंट आइसोट्रेटिनोइन लिया है मुंबई में, ये मैंने नोटिस क्योंकि किया वो तो इतना पॉपुलर हो गया था तभी, तो वो ले लेते हैं। और क्या होता है आइसोट्राइन का, ये और भी एक चीज़ है कि स्किन का पोर्स भी ज़रा टाइट होने लगते हैं। वे एकदम कम मात्रा में उसको एंटी एजिंग भी करते हैं, बिकॉज पोर्स और स्किन टाइट हो जाते हैं। ऑयलीनेस कम हो जाता है, आपको स्कैल्प का ऑयलीनेस भी कम हो जाता है। तो करेक्ट डोज में जब देते हैं ना, बहुत सारा एडवांटेज भी है उसका जी। सो पीपल गेट वेरी एक्साइटेड। आप सोचो, आप अगर एक्ने पेशेंट हो, 10 बार डॉक्टर के पास गए हो, एंटीबायोटिक ले हो, स्टॉप किया, फिर से आया, ये लिया, फिर से आया, आइसोट्राइन लेते हो, आपको तो मैजिक हो गया ना, पेन कम हो गया, ये हो गया, तो फिर वो आदत बन जाता है। तो इसलिए पहला बिना डॉक्टर के मत लेना, दूसरा डॉक्टर बोलेगी आपको कितना डोज लेने का है, फिर उतना ही लेना और उतना ही दिन के लिए लेना, क्योंकि एक चीज़ होता है क्यूमुलेटिव डोज, मतलब कर कर करके के टोटल कितना हम लेना चाहिए, तो वो डॉक्टर कैलकुलेट करेगी। तो ये सब करके डॉक्टर आपको सेफली देगी। सेफ है, उसके खुद की अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ भी है। तो बॉटम सेंटेंस, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आइसोट्राइन कभी मत लेना। लोग हमेशा के लिए भी लेते हैं? कभी कभी, हमेशा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं भी लोगों को लॉन्ग टर्म में डालती हूँ, मे बी 5 mg ऑफ आइसोट्राइन, कभी कभी 5 mg थ्राइस अ वीक देती हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैं कुछ भी करूँ, इनका ऑयली स्किन कम नहीं, स्कैल्प भी ऑयली है, स्किन भी ऑयली है, उनको बैक में भी एक्ने आ रहा है, बहुत मुश्किल है। और ऑब्वियसली एक्टर ही होना ज़रूरी नहीं है, आजकल सबको स्किन अच्छा लगना चाहिए, वाई नॉट। तो आई एंड अप गिविंग अ वेरी स्मॉल डोज, जिसमें मुझे लगता है ज़रूरी है। जी। एज के साथ पिंपल्स कम होते हैं? ऑफ कोर्स, हर किसी एज के साथ हर किसी का कम होता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप 19 है तो आपको 22 में कम हो जाएगा। एकदम आपका सेक्सुअल साइकिल, हार्मोनल साइकिल का चेंज जब भी होगा, जब मेनोपॉज, एंड्रोपॉज, मतलब लड़कों को भी मेनोपॉज जैसा होता है, वो हुआ, मेनोपॉज हमको हुआ, वो टाइम पे जाके जब हार्मोन्स कम होने लगेंगे तभी हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएंगे तो ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ईस्ट्रोजन भी कम हो जाएंगे तो उसका भी स्किन ड्राई होने लगेगा, तो वो टाइम पे जाके कम हो सकता है। which is But 40 के बाद? हाँ, ऐसा हो सकता है 40 के बाद कम हो जाएगा, जिसको अगर आप देख रहे हो कि हेरिडिटरी एक्ने है, लाइफ भर एक्ने है, एक्ने आ गया, तो अब बिना ट्रीटमेंट के भी अपने आप कुछ एज के बाद कम हो जाता है वो। दैट इज़ व्हेन आपके हार्मोन साइकिल चेंज हो जाते हैं, और इसीलिए आपका हार्मोन का असर ऑयल ग्लैंड्स पे कम हो जाता है, फिर वो अपने आप कम होने लगता 40s के बाद आपने एक्ने के पेशेंट्स देखे? है। ऑफ कोर्स अडल्ट एक्ने तो हो सकता है 40s के टाइम पे, 30s के टाइम पे, फीमेल्स को हो सकता है, मेल्स को हो सकता है। ज़्यादातर मेल्स को होता है जब भी वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं, या स्टेरॉइड स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि किसी ने जिम ट्रेनर ने बोल दिया करके, ग्रोथ हार्मोन स्टार्ट कर देते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है किसी वजह से, स्ट्रेस के वजह से उनको हो सकता है, पोल्यूशन, ट्रैवल, फूड, ओबेसिटी, जब आप मोटे हो जाते हो सकता है, ये सब लड़कों को हो सकता है। सेम चीज़ें लड़कियों को हो सकता है, प्लस पीसीओडी भी हो सकता है वो स्टेज में। कुछ और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से जब हार्मोन गड़बड़ हो जाता है, उसके वजह से हो सकता है। ऑफ कोर्स अडल्ट एक्ने हो सकता है। साइंस अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर चीज का सोल्यूशन है। थैंक यू डॉक्टर, लॉट्स ऑफ फन। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। मैंने इनिशियली सोचा था कि डॉक्टर के साथ ही
हम डाइट रिलेटेड एक अलग एपिसोड करेंगे, पर उस दिन कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं कर पाए, इसलिए कुछ की पॉइंट्स मैं बता दूंगा अब मेरे खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन फैक्टर्स की वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। पहली बड़ी चेंज जिससे मेरी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हुई वो ये थी कि मैंने डेयरी बंद कर दी, जिसके बारे में पॉडकास्ट में बात की है। दूध, चीज़ बंद कर दिया। पनीर बंद नहीं किया, पनीर अभी भी खाता हूँ, घी अभी भी खाता हूँ। कुछ लोगों का पेट घी और पनीर के वजह से भी अफेक्ट हो जाता है, पर अगर आपके बहुत सारे पिंपल्स आ चुके हैं डेफिनेटली ट्राई तो करो, दूध पूरी तरह से हटाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ आयरन के लिए, कैल्शियम के लिए। और आई बात चीज़ की, चीज़ से कंप्लीटली दूर हटो, स्पेशली प्रोसेस चीज़। जब आप पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, उसके अंदर जो चीज़ होता है ना, उससे डेफिनेटली आपके पेट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है एक एज के बाद। कहते हैं कि बचपन में आपकी बॉडी लैक्टोज को टॉलरेट कर पाती है, बट एक एज के बाद, स्पेशली भारत में ना, हम सारों की बॉडीज थोड़ी सी लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाती। ट्राई तो करो, देखो कि स्किन में बदलाव कैसे आते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव, मैंने फ्राइड खाना बहुत कम कर दिया, बाहर का खाना बहुत कम कर दिया, उससे मुझे फ़ायदे मिले। तीसरा बदलाव, बहुत ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां मैं खाता हूँ, खीरा, बीटरूट, गाजर, और क्या खाता हूँ, मैं यही 3 खाता हूँ। एंड कभी कभी हफ्ते में एक बार ना मैं ग्रीन वेजिटेबल्स को सॉटे करता हूँ थोड़े से कम तेल में, बस यही करके। नेक्स्ट डाइटरी चेंज, पानी ज़रूरत से ज़्यादा पीता हूँ। सुबह पहले ना मैं नारियल पानी पीता हूँ, और मान लो अगर एक दिन में कार्डियो ज़्यादा हुआ मेरा तो दूसरी बार भी नारियल पानी पीता हूँ, और पूरे दिन हर घंटे में 1 गिलास पानी पीते रहता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड, स्किन की क्वालिटी पूरी तरह से बदल जाती है। स्पाइसी खाना मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, खाता हूँ पर कम। एंड फाइनली आई विल से द फाइनल चेंज इज, अब पता नहीं क्यों हाल ही में मैंने होल व्हीट यानी कि आटे की चीज़ों को, मैदा तो खाता ही नहीं, पर आटे की चीज़ों को थोड़ा सा कम कर दिया है डाइट में से। मैंने देखा कि स्किन की क्वालिटी और भी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, पर ये मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। अभी ये मैं एग्जैक्टली आपको रिटन डाइट नहीं दे रहा हूँ, ये मैं बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पिंपल्स की सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, और सालों की मेहनत के बाद, सालों की डॉक्यूमेंटेशन के बाद मुझे ये पता चला है खुद के स्किन के बारे में। तो बस यही था आज के पॉडकास्ट का एक छोटा सा मिसिंग लिंक। मेरा होप हर एपिसोड के साथ यही होता है कि आपको हीलिंग मिल जाए, आपको हेल्प मिल जाए, आपको नॉलेज मिल जाए। एंड आई एम श्योर कि आज आपको ये सारी चीज़ों की एक झलक तो मिल चुकी है। बट ट्रस्ट मी, स्किन ना एक एवर रिवॉल्विंग सब्जेक्ट है, एक एवर चेंजिंग बॉडी पार्ट है आपका। तो डर्मैट की बात है सुनो, और डाइट में थोड़ी थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन करते रहो, चीज़ों को हटाओ, चीज़ों को ऐड करो, देखो कि स्किन पर क्या असर पड़ता है। दैट्स द की। TRS लौट कर आएगा, कैसी लग रही है ये मेडिकल सीरीज़ वो भी बता दो। बाकी के मेडिकल पॉडकास्ट भी देखो यार, बढ़िया होते हैं हमारे मेडिकल पॉडकास्ट, हमारे सारे पॉडकास्ट ही बढ़िया होते हैं। प्लीज़ चेक आउट मोर एपिसोड्स ऑफ TRS। रणवीर एंड द टीम विल बी बैक वेरी सून। नमस्ते, जय हिंद, गुड स्किन की जय हो।